नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बजट 2022-23 का स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बजट 2022-23 का सिंपल मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2022 से लेके अगले 31 मार्च 2023 तक का क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट रहेगा, क्या रिवेन्यू आएगा, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, ये है सिंपल मतलब। आपने देखा होगा घर में भी आप बजट बनाते हैं, मान लीजिए आपकी 30,000 सैलरी है तो आप उसी हिसाब से जो है खर्चा वर्च करते हैं। कभी मान लीजिए 30 से 40,000 हो जाता है तो फिर वो डिफिसिट हो जाता है, मतलब कि आपको उधारी लेनी होती है। सब कुछ इसमें देखेंगे, फैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू के वीडियो में रहेंगे 30-40 मिनट तक। उसके बाद ये वाला जो है पूरा डिटेल में मैंने बनाया है ये, क्योंकि ये बजट जो है ये 2022-23 में जितने भी करंट अफेयर आएंगे अब इसी पे बेस्ड कई सारी न्यूज़ चलती रहेंगी, ठीक है। इसीलिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भैया बजट पापा वीडियो जो ये वाला है इसको देखने से पहले आप इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2022 का पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरा, उसी से लिंक करके है। वैसे भी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे देते हैं, उसके दूसरे दिन बजट दे देते हैं। अब इसमें देखिए शुरू में मैंने क्या किया है, ये जितने भी इन्फोग्राफिक्स हैं ये सब यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इससे आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। कुछ कुछ फैक्ट जो है एक दो बार से ज़्यादा हो सकते हैं ताकि आपको रट जाए सारी चीज़ें। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ली गई हैं, सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फालतू की कुकू नहीं, सब कुछ इसमें लिया गया है और बिल्कुल इन्फोग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। जितना इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगा और इसी पूरे के पूरे बजट को एक और चीज़ है, कई सारी चीज़ें लोगों ने बिल्कुल गलत बताई हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं, बजट मैंने कुछ लोगों के वीडियो देखे, मैं किसी पे कोई पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा बजट बता दिया उन्होंने, वीडियो बता दिया, लेकिन यही नहीं बताया कि आखिर बजट है कितने का, ठीक है। 39.5 लाख करोड़ का बजट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंडिया का जो बजट था 197 करोड़ का था, ये भी ध्यान रखना। बजट की स्पीच का भी इसमें एनालिसिस करा जाएगा पूरा। अब देखिए ये पूरे के पूरे बजट को एक पेज में मैंने उतार दिया है, ये पापा पिक है, थोड़ा छोटू छोटू सा जरूर लिखा है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दिख जाएगा ये। और ये जितनी भी पापा पिक में डेटा है, पेड को फॉलो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको अलग से बाकायदा बड़ा बड़ा फॉन्ट करके दे दिया जाएगा। इसकी पिक दे दी गई ऑलरेडी। ये जो डेटा है ये आगे पूरे बजट में आएगा, लेकिन ये पूरे के पूरे बजट को एक ही पन्ने में उतारना ये बड़ी जो है इसमें मेहनत लगती है। इसमें चालू कर लेते हैं, मैं जैसे कन्वेंशनली चालू करता हूँ मैं उसी तरह से करूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि बजट होता क्या। बजट शब्द पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना। और इंडिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे पार्ट 5 में आप देख सकते हैं, चैप्टर 2 में आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112, इसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसी को लोग कॉमन भाषा में बजट बोलते हैं। और एक्चुअली अगर पूछा जाए कि भैया बजट शब्द क्या मेंशन है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन। एक और चीज है कि भैया ये जो बजट बनाना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है पार्लियामेंट पे, मतलब बजट बनाना पड़ेगा हर बार, स्टेट गवर्नमेंट को भी और जो केंद्र सरकार को, दोनों को। आपने देखा होगा कि हलवा सेरेमनी होती है, उसके बाद से जितने भी लोग बजट बनाते हैं वो सब बिल्कुल सीक्रेट एक जगह पर रह के जब तक बजट नहीं बन जाता है वहीं रहते हैं। तो काफी ज्यादा सीक्रेसी रखी जाती है बजट बनाने के टाइम पे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया 2016 तक जो बजट है ये फरवरी के लास्ट दिन पेश किया जाता था, फिर ये देखा गया कि भैया इसको थोड़ा पहले पेश करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से तो नया फाइनेंशियल ईयर ही चालू हो जाता है, तो थोड़ा टाइम मिल जाए मतलब गवर्नमेंट को क्या चीज़ें कैसे क्या करनी है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को ही प्रीपोन कर दिया गया। बेसिक डिफिनेशन यहाँ देख सकते हैं आप सबसे पहले कि भैया बजट है क्या। ये भारत के अनुच्छेद 112 यानी कि आर्टिकल 112 में मेंशन है, लेकिन इसका नाम क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है विधायिका के अनुमोदन के लिए बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के का एक संवैधानिक दायित्व है, मतलब बजट पेश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर। और ये जो बजट है अभी देखिए ये तो पेश कर दिया गया था फरवरी में, फिर वो लगातार बजट सत्र चल रहा है और वो जो है जितनी भी चीजें होती हैं उसमें सारी चीजें डिस्कशन चलता रहता है, उसी को बोलते हैं बजट सेशन। और ये बजट सेशन जो होता है इसी को माना जाता है कि जितने भी सेशन होते हैं पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा लंबा यही होता है। जनवरी के अंत से शुरू होता है, अप्रैल और मई तक चलता रहता है। बीच में एक छोटू सा अवकाश भी होता है ताकि जो है कई सारे छोटे छोटे जो प्रोविजंस होते हैं उसको संसदीय समितियां जो है उस पर चर्चा कर सकें। शुरुआत वैसे ही जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भारत का है टोटल। जो इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था, के इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, आर.के. शनमुगम शेट्टी ने, ठीक है। और वो 197 करोड़ रुपए का था, ये भी ध्यान रखना। भारतीय बजट का जनक किसको बोला जाता है, पीसी महालनोबिस को। स्टार्टिंग पहले ये समझ लीजिए कि भैया बजट है क्या। देखो टोटल मिला के ये 39.45 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। अब देखिए बजट मतलब यही है कि एक तरफ से पैसा आ रहा है,
ठीक है, तो वो है प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट, और एक तरफ से पैसा खर्चा हो रहा है तो वो है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। सारी चीज़ें यहाँ करोड़ में लिखी हुई हैं। 2021-22 का बजट अनुमान है, बजट एस्टिमेट बोलते हैं। 2021-22 का संशोधित अनुमान, इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। फिर ये 2022-23 का बजट अनुमान है, इसको बोलेंगे बजट एस्टिमेट। ये देखिए कलर कोडिंग की गई है यहाँ पे बाकायदा। येलो वाला जो है ये कब का है, 2020-21। 2021-22 का ये वाला है जो थोड़ा सा ये ऑरेंज टाइप का है, ठीक है। और फिर ये वाला है 2021-22 का ये वाला है, और एकदम जो डार्क रेड है ये वाला है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि भैया जो पैसा आएगा रिवेन्यू में कितना आएगा, करीबन 22 लाख करोड़ रुपया आएगा। ये रिवेन्यू का मतलब हो गया जितने टैक्स होते हैं प्लस जो नॉन टैक्स वाले हैं। देखिए पैसा आता कहाँ से है, सरकार कहाँ से पैसा कमा सकती है। या तो वो टैक्स लगा देगी, तो इनकम टैक्स लगा देती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगा देती है, वो सारे टैक्सेस हो गए। या फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होते हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कई सारी फीस यहाँ पे सरकार लगाती है, तो वो सब नॉन टैक्स में आता है। आप चलते होंगे जैसे रोड पे, ब्रिज पे, वो सारी फीस, पुलिस सर्विस वाली फीस, ये सब बहुत सारी फीस है, वो सब नॉन टैक्स में आ गया। तो भैया ये है रिवेन्यू वाला, ठीक है। और कैपिटल मतलब कि जो जितना भी बोरोइंग करेंगे हम, भैया पैसा लेंगे ना इसमें, तो वो सब कैपिटल है। तो दो तरीके से पैसा आ रहा है, ये है रिसिप्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है, ये 31 लाख करोड़ रुपए, 31.94 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। रिवेन्यू मतलब कि इससे कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि पेंशन, सैलरी, इन सब में पैसा खर्चा होगा। और कैपिटल में कितना पैसा खर्चा होगा, करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपया। आप देख सकते हैं पिछली बार जो 2021-22 का अगर आप देखें, ये है, देखिए बजट एस्टिमेट कितना किया था सरकार ने 2021-22 में, कि कह रहे थे कि 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट ये निकल के आ रहा है कि उससे ज़्यादा खर्चा किया है। मतलब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया है, ये पूरा बजट ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लाने पे, ठीक है। तो ये 5.5 लाख करोड़ से बढ़ा के पिछली बार का 6 लाख हो गया, और इस बार और उसको बढ़ा दिया है। 7.5 लाख करोड़ का अनुमान है कि अगले साल खर्चा करेंगे। अब चलिए बाकी आगे जाने से पहले ये जरा सा समरी देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा बजट की एक ही पेज में है वो। इसकी पापा पिक अगर आप लोग बोलेंगे तो फ्री में भी दे दी जाएगी, अदरवाइज इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए बजट 2022-23, बजट को पहली बात तो प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसमें कई सारे डिवीजन है, उसका बजट डिवीजन, नॉर्थ ब्लॉक भी बोलते हैं उसको, वो प्रिपेयर करता है बजट को, ध्यान रखना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, आर्टिकल 112 में मेंशन है। बजट शब्द कहीं नहीं लिखा है, ये भी बताया गया है इसमें। स्पीच इस बार बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, करीबन 1.5 घंटे की थी, और 9690 वर्ड की थी। स्पीच जितनी कम रहे उतना ही बढ़िया रहता है, ठीक है। पहला बजट स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया था, ये पेश किया गया था, करीबन 197 करोड़ रुपए का बजट था, आर के शनमुगम शेट्टी ने किया था, ठीक है। निर्मला सीतारमण अगर आप देखें तो ये पहली फुल टाइम जो है वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी इनके बारे में फैक्ट है। और इनका लगातार चौथा बजट है ये। एक और चीज़ है कि भैया पेपरलेस बजट है ये, सेकंड वाला। पहला पेपरलेस बजट कब था, 2021-22 का। अब ये आगे के एग्जाम में आता रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई ने किया है, 10 बार किया है, बताइए। इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है, तो ये वाला इसीलिए कोई प्रोविजन ही नहीं डाला गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि भैया फिस्कल डेफिसिट, पिछली बार का एस्टिमेट कितना किया गया था, 6.8% ऑफ जीडीपी, लेकिन जो अभी रिवाइज एस्टिमेट आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट 2021-22 का होगा 6.9% ऑफ जीडीपी, 2021-22 का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 6.4% ऑफ जीडीपी। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। 2022-23 में राज्यों को भी काफी ज्यादा यहां पे एक्सपेंडिचर करने की रियायत दी है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और उन्हें भी बोला है कि भैया आप भी जो है फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं अपना। तो राज्यों को कितनी अनुमति है फिस्कल डेफिसिट करने की, 4% ऑफ जीएसडीपी, मतलब उनकी जितनी जीएसडीपी है उसका 4%। ध्यान रखना। एक शब्द बहुत ज्यादा है, अमृतकाल, ये सब मैं अभी बताऊंगा स्पीच में भी, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैंने एक पेज में पूरा समराइज करने की कोशिश की है, इसलिए बस लिखा है। देखिए ये स्पीच वाला भी कंपोनेंट बताएंगे, सब लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और इसमें सारी चीजें मैंने मेंशन भी की। इस बार 2 पार्ट में बजट दिया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से, पहले वाले पार्ट में बताया गया इंट्रोडक्शन, पीएम गति शक्ति, और प्लस जो है बजट के 4 कंपोनेंट, उसमें से पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्लस प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, ये सब हिंदी में भी लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट, और फिर पार्ट बी में सब टैक्स वैक्स वाले प्रपोजल है, डायरेक्ट वाले हो गए, इनडायरेक्ट और एनेक्सर दिया हुआ है। अब देखिए इस वाले बजट को क्या कहा जा रहा है कि ये अमृत बजट है। आपने देखा होगा साइट में भी, अगर आप इंडियन बजट की साइट पर गए हो तो अमृत बजट बोला जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए 75th जो हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है वो कब मनाई जाएगी, वो है आपकी
15 अगस्त 2022 इसी साल होगी 75th वाली, ठीक है। तभी अभी तक 2022 का टारगेट लेके चल रहे थे। अब हम लोग अभी तक 75 आज़ादी के साल का सारे सेलिब्रेशन बना रहे थे, सब उसी के हिसाब से स्कीम बना रहे थे। अब 100 साल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अमृतकाल क्या है? ये जो 75 से लेकर 100 यानी कि 25 साल का पीरियड को बोल रहे हैं अमृतकाल, ठीक। और ये अमृतकाल के लिए किया क्या गया कि भैया 15 अगस्त 2022 को जो है यहाँ पे 75वीं साल गिरा है, तो एक साल पहले से लेके ये अमृत महोत्सव पूरा मनाया जा रहा है। तो भैया ये देख सकते हैं आप, 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी कि 15 अगस्त 2021 से सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, संगीत, नृत्य और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें कब तक जारी रहेंगे, ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे, समझ रहे हैं। 2 साल तक लगातार चलेंगे, 75 वीक तक चालू रहेंगे। ये चालू कहाँ से किया गया था? 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ था। ध्यान रखना ये कब होंगे 75 साल? 15 अगस्त 2022 को। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले ही सब चालू कर दिया गया था। एक और चीज़ देख सकते हैं आप, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 12 मार्च 2021 को मैंने अभी बताया, 75 वीक पहले चालू कर दिया गया था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये 5 थीम पे बेस्ड है, ये किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी अपने वीडियो में, जबकि ये हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, आइडियाज एट 75, रिजॉल्व एट 75, एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, सब 75 है। बजट में भी बहुत सारी चीज़ें 75 नंबर पे ही। ये अभी मैंने आपको बताया कि भैया अभी तक 2022 की जो स्पीच है वो बोला जा रहा है कि भैया बड़ी छोटी सी है, अदरवाइज बड़ी लंबी लंबी स्पीच होती थी जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, तो वही 9690 वर्ड की और करीबन 1.5 घंटे। तो इसमें हम लोग चल रहे थे। देखिए अमृतकाल कितना बोला जाएगा, जो अगले 25 साल हैं उन्हीं को अमृतकाल बोला जा रहा है। 75 साल कब पूरे हो रहे हैं? 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ के एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से महोत्सव चालू हो गए हैं ये सब, और 15 अगस्त 2023 तक चलेंगे। इसी को आज़ादी का अमृत महोत्सव बोला गया। अगर ये पूछा जाएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया गया है, तो 15 अगस्त 2021 से लेके 15 अगस्त 2023 तक मनाया गया है। ये ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना। और भैया जब ये 75वां ये साल है, इसके 75 वीक पहले से ही मनाना चालू कर दिया था। इसीलिए तो मैंने बताया आपको कि भैया ये चालू कहाँ से हुआ था? 12 मार्च 2021 को। 2022 15 अगस्त से लेके 75 वीक पहले अगर जाओगे तो ये आएगी डेट, ठीक है। तो 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। अच्छा ये बताइए कोई कि साबरमती से ही क्यों किया गया है? फिर देखिए बजट की 4 प्रायोरिटीज हैं। पूरा का पूरा बजट 4 चीजों पे बेस्ड है। एक है पीएम गति शक्ति, इसको देखिए यहाँ छोटू छोटू लिखा है, लेकिन आगे बाकायदा बड़ा बड़ा भी लिखा है। ये देखो भैया बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, ये सब कुछ लिखा है इसमें। अब तो समझ में आ गया, ये वही चीज छोटू करके लिख दी थी। पूरे बजट का क्या फोकस है भैया? 3 लक्ष्य हैं इसके, कि सबसे पहले ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर, सबका साथ सबका विकास, जो हर समय मोदी जी कहते रहते हैं वो सब। और पूरा का पूरा बजट मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही गई है। पूरा का पूरा कैपिटल उसी के लिए पूरा है सब, ठीक है। दूसरा क्या है मैं कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया, बहुत सारे एक्शन बताए गए यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा कि भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो सरकार कर ही रही है, लेकिन ऐसी साइकिल क्रिएट करना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी खूब सारा बढ़े, खूब पैसा आए, ताकि खूब खर्चा किया जाए, खूब रोड बनाई जाए, खूब रेलवे बनाई जाए, पोर्ट बनाए जाए, वाटरवे बनाया जाए, सब कुछ, ठीक है। अब देखिए पूरे बजट की 4 प्राथमिकताएं हैं, यानी कि 4 प्रायोरिटी हैं। कौन कौन सी ये भैया ध्यान रख लो। पीएम गति शक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी जगह आ रहा है। पीएम गति शक्ति का देखिए थीम क्या है? थीम ये है कि मान लीजिए पहले क्या होता था, रोड बनी, कोई हाईवे बना, कुछ और चीज़ें बनी, तो एक बनाता था मिनिस्ट्री, और फिर मान लीजिए दूसरी मिनिस्ट्री को कोई काम पड़ा तो वो खोद देता था रोड आके। किसी को ऑप्टिकल फाइबर लगाना है, कुछ और लगानी है चीज़ें, ठीक है, सीवर लाइन डालनी, तो वहाँ पर पूरी रोड खोद दी। अब क्या कह रहे हैं कि पीएम गति शक्ति एक अप्रोच है। इसमें क्या है कि जितनी मिनिस्ट्री हैं सब आपस में मिल लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, 16-17 जितनी भी मिनिस्ट्री हैं जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, और एक ही बार में बना लो, बाद में लिबिर मत करो। एक ही बार में जो भी चीज़ें कोऑर्डिनेशन करना है सब आपस में कर लो, यही है गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति है क्या? एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है ये, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार की जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक। उसी के लिए ये पीएम गति शक्ति लाई है। 7 इंजन है इनके, ठीक है, उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। वो अभी हम सब देख रहे हैं, रोड हो गया, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, वाटरवे, मास ट्रांजिट और जो है ये लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब को मिला के ये अप्रोच है, ये टोटल मिला के।
तो बजट की 4 प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकताएं कौन कौन सी है? एक हो गई पीएम गति शक्ति, एक हो गई इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, वो वाला चीज़ें। फिर भैया प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि उत्पादकता संवर्धन करना है, निवेश लाना है, ठीक है। सनराइज अपॉर्चुनिटी, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही जहां पे ग्रोथ करने की प्रबल संभावना है। एनर्जी ट्रांजिशन और जो क्लाइमेट एक्शन है, ऐसी चीज़ें करना कि भैया आगे आने वाली, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, अभी से हमको इन सब पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है भैया उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा अपने आपको। सिंपल बात ये, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, पैसा नहीं आएगा तो सब बनेगा कहाँ से। वापस अपने खर्रे पे आ जाते हैं तो देखिए वही चीज़ मैं बता रहा था आपको, यही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से, बजट की 4 प्रायोरिटी अभी हमने देखी, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एनहेंसमेंट और इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गई चौथी वाली। अब देखिए पीएम गति शक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ है। पीएम गति शक्ति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये पूछा सकता है 7 इंजन कौन कौन से हैं। इंजन कैसे याद रखोगे? जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट वाली है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक हो गई रोड, ठीक है, एक हो गई आपकी रेलवे, ठीक, और कहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हो, एक हो गया पोर्ट आपका, ठीक, एक हो गया क्या वाटरवे हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 हो गई, और फिर एक एयरपोर्ट हो गया, हवाई जहाज से भी तो ट्रैवल कर सकते हो, तो 5 तो ये हो गई। फिर छठा कौन सा हो गया? मास ट्रांसपोर्ट, और 7वां क्या हो गया आपका? लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 7 इंजन है, ध्यान रखना ये। तो ये आपके 7 इंजन है पीएम गति शक्ति के, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्या क्या चीज़ें की हैं वही सब बताया है। आप देखिए बजट में कई सारे इन्फोग्राफिक्स भी दिए हैं, उनका यूज़ करके थोड़ा और इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये पीएम गति शक्ति में क्या है? विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये, ठीक है। क्या क्या होगा भैया 2022-23 में? जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना ही। और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का लोकेशन किया गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ओपन सोर्स मोबिलिटी, ठीक है। और प्लस जैसे जितने भी डाकघर हैं उन सबको अब एक तरह से उसको, जो बैंकिंग वाली सेवाएं हैं, वो जो बेसिक वाली सेवाएं वो सब उसमें मिलेंगी। रेलवे में और क्या क्या चीज़ें हैं भैया? एक स्टेशन एक उत्पाद, 400 नई पीढ़ी की जो है वंदे भारत ट्रेन आएंगी अगले 3 सालों में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा। रोपवे विकास योजना बनाई जाएगी, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट। अभी तक क्या था भैया? भारतमाला क्या था? रोड वाला हो गया, ठीक है। सागरमाला क्या था आपका? पोर्ट वाला हो गया। अब ये क्या है? पर्वतमाला, पर्वत वाला हो गया रोप वाला। हिल एरिया पे जाएंगे आप तो ऐसे जो है रोप बनी रहती है, उसमें ऐसे खटोला टाइप का, उड़न खटोला टाइप का, लोग छोटा छोटा ऐसे जो है खिला कूदा करते हैं, एंजॉय करते रहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा। तो उसके लिए भी यहाँ सरकार अब यहाँ पे सजग हुई, और प्लस बाकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्षमता निर्माण के। चलो फिर इसी खर्रे पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। भैया पीएम गति शक्ति में मैंने बताया आपको 7 इंजन है। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या करा जाएगा? नेशनल हाईवे नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर से बढ़ाया जाएगा, और मतलब 25,000 किलोमीटर जुड़ेगा ये, और 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा किया जाएगा 2022-23 में, ठीक। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल पे, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट, यानी कि पब्लिक यानी कि सरकार और प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। मल्टी मॉडल का क्या है मतलब है कि भैया कई सारे साधन एक साथ कनेक्ट रहे हैं वहाँ पे, मल्टी मॉडल इसीलिए बोला गया है। मान लीजिए पोर्ट से कोई सामान आया, फिर उसको रेलवे से कहीं पहुँचा दो, फिर जो है उसको रोड से पहुँचा दो, तो इंडस्ट्री तक पहुँचा दो, तो ये सारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये इंडिया में बहुत कमी देखी गई है, चाइना वाइना इसमें बहुत आगे हैं, उसी के लिए यहाँ पे सरकार का डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस है पूरा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए, ठीक है। कितने बनाए जाएंगे? 4 बनाए जाएंगे। एक यहाँ पे फैक्ट जरूरी देखना है, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो पार्क है वो जोगी घोपा असम में बना है। रेलवे के लिए क्या क्या किया जाएगा? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे आपने सुना होगा यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को खूब पॉपुलर कर दो, वैसे ही टाइप का है ये, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क को कवच नेटवर्क में लाया जाएगा। कवच का मतलब होता है कि भैया बड़ा सिक्योर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन सिस्टम। ये पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा आपको ये चीज़। देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि ये अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया था, रेलवे के कई सारे अधिकारियों ने शायद ट्रायल वायल किया था। उसमें क्या दिखा रहे थे कि एक पटरी थी, एक ट्रेन इधर से आ रही है मान लो, एक इधर से आ रही है, दोनों, तो ये दोनों आपस में भिड़ सकती हैं, और कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए भी हैं। तो अब सरकार ऐसे जो है नेटवर्क यहाँ पे ये कवच नेटवर्क मतलब ये है कि एक सिक्योर नेटवर्क है, कि ये रेलवे नेटवर्क में मतलब ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर एक ही पटरी में आमने सामने से ट्रेन आ रही होंगी, तो अगर वहाँ पे कवच नेटवर्क लगा है तो वो एक कुछ मतलब एक निश्चित दूरी पे अपने आप रुक जाएंगी, भले ड्राइवर ब्रेक लगाए या ना लगाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में भिड़ेंगी नहीं, जो है एक्सीडेंट नहीं होगा, और प्लस जो है जानवान नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेटिक, ठीक है, एंटी कोलिजन सिस्टम, कि भैया कोलिजन को रोक देगा ये। 2 ट्रेनें ऐसे अगर नहीं होता है तो भिड़ जाती, कोलाइड कर जाती, लेकिन ये कवच नेटवर्क है तो कुछ दूरी पे अपने आप रुक जाएंगे। आपने ट्रायल वाल देखिएगा, ये इसका आया भी था वीडियो। अब बजट में चीज़ें लिख दी जाती हैं, फिर उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत जगह से छटना पड़ता है, ठीक है। फिर फैक्ट क्या है भैया? 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन अगले 3 वर्षों में आएंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये चीज़, ठीक है।
फिर 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे अगले 3 वर्षों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए। अभी मैंने आपको बताया भैया पर्वतमाला बनाई जाएगी, भारतमाला रोड, सागरमाला पोर्ट, और ये पर्वतमाला क्या है, ये रोपवे। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पीपीपी मोड में ये भी बनाया जाएगा। पीपीपी मतलब वही पब्लिक प्राइवेट। 2022-23 में 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे 60 किलोमीटर लेंथ के। ये दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये पूरे पेज में मैंने वो सब बातें लिखी हैं जो आपके प्री के लिए जरूर आ सकती हैं, तो इसको जरूर आप देखते रहिए अभी, जब तक कम से कम पेज नहीं खत्म हो जाए। और अगर इसमें कोई समस्या हो रही है आगे तो आगे भी देखिएगा, क्योंकि यही सब फैक्ट आगे भी लिखे हैं। ये मैंने एक समराइज करके लिख दिया है। एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जाएगा, 2.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा 1.63 लाख करोड़ फार्मर्स को। और किस चीज़ के लिए, वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए। अभी आपने देखा था कई सारा एमएसएमई के लिए कई सारा बवाल हो रहा था, जगह जगह जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी लिए सरकार यहाँ थोड़ा सजग हुई। एक और चीज़ है, सरकार कह रही है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगी, लेकिन जरूरी ये है कि कहाँ से करेगी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भैया ये केमिकल फ्री जो नेचुरल फार्मिंग है कहाँ से सरकार करेगी। तो ये करेगी गंगा नदी, और गंगा नदी के जो 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है दोनों साइड में, यहाँ पे सबसे पहले जो है ये केमिकल फ्री ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेचुरल फ्री जो ये फार्मिंग है ये गंगा नदी के 5 किलोमीटर के जो कॉरिडोर हैं दोनों साइड में उसमें सबसे पहले की जाएगी, फिर धीरे धीरे और भी एरिया में प्रमोट की जाएगी। इंडिया में कई सारे इंटरलिंकिंग जो रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट हैं 30 हैं करीबन, उसमें से एक है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसका सिंपल मतलब ये है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लीजिए एक रिवर इधर है, एक रिवर इधर है। इस वाली रिवर में इतना पानी आ जाता है कि इसके अगल बगल के एरिया में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, फ्लड हो जाता है। और ये एक ऐसी रिवर है कि साला ये हमेशा ही सूख जाता, माफी चाहूंगा कुछ बीच में कहीं से इधर उधर जवान फिसल, तो यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है, सूखा पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया रिवर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जब यहाँ ज़्यादा पानी है तो यहाँ से आप उड़ेल दो यहाँ का पानी इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ बाढ़ नहीं आएगी, लोगों को राहत मिल जाएगी। यहाँ सूखा पहले से था तो यहाँ पे पानी आ गया, तो भैया यहाँ पे जो है लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, कुछ जो है प्रोजेक्ट भी लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब देखिए केन बेतवा है ये, इसका सिंपल इससे याद रखिएगा ट्रिक ये कि केन में जो ज्यादा पानी है वो बेतवा को दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आ जाएगा कि नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है टोटल कितना है, ये कॉस्ट 44,605 करोड़ रुपए है। ये ध्यान रखना, कई जगह पेपर में 18,000 करोड़ रुपए लिखा था, वो गलत है, वो पहले का डेटा है। ये अगर सरकार का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का टोटल कितना है, ये बजट 44,605 करोड़ रुपया है। और 2022-23 में कह रहे हैं कि 1,400 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। इससे कितना क्या है, 9.0 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। 62 लाख लोगों को पानी का पीने का सप्लाई मिल जाएगा। 130 मेगावाट का हाइड्रो का और प्लस 27 मेगावाट का सोलर वाला प्लांट भी इधर ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भैया कि भैया जो केन रिवर है और बेतवा रिवर दोनों ही मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। ध्यान रखना भैया जी और बहनी जी, केन जो रिवर है ये बेतवा, देखिए केन से बेतवा में वाटर ट्रांसफर होगा। ठीक है, केन बेतवा दोनों ही एमपी से ओरिजिनेटेड है, और दोनों की एक बात और है कि दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, फिर भैया केन जो नदी है वो यमुना से बांदा में मिलती है, उत्तर प्रदेश के बांदा में, और जो केन नदी है वो बेतवा से हमीरपुर में मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पन्ना टाइगर जो रिजर्व है वो केन नदी से पास होता है। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है। ये सब एग्जाम फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजरे का वर्ष ये कौन सा है, 2023 है। ठीक, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस था यानी कि अंतरराष्ट्रीय दालों का वर्ष, वो कब था, 2016 को था। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये दुनिया वाले 2023 में मना रहे हैं, हम लोगों ने 2018 में ही मना लिया था भैया। नेशनल जो ईयर ऑफ मिलेट है वो भारत का 2018 में ही है, हम इनसे पहले ही चल रहे हैं। होए होए मजा आ गई, हम लोग तो जीत गए। होए होए। अब देखिए ये ECLGS क्या है, ये इमरजेंसी क्रेडिट है। आपने देखा होगा कोविड में सारी इंडस्ट्री को जो है सफर कर रही थी क्रेडिट के लिए, पैसे के लिए, और कई सारी जो MSME इंडस्ट्री है उन पे पहले से लोन था तो उनको एक्स्ट्रा लोन नहीं मिल पा रहा था। ये देखा गया कि भैया अगर इनको लोन नहीं दिया गया तो ये सब बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो खत्म नहीं करें, इसीलिए सरकार यहाँ पे पिक्चर में आई और सरकार ने बोला कि भैया ये जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हम यहाँ पे पहले 2022 तक की थी, लगातार सरकार ने सपोर्ट किया, अब ये 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसमें मतलब सिंपल बात यह है कि देखिए पहले से जो लोन है अब बैंक उनको एक्स्ट्रा लोन दे नहीं रही है MSME को, तो सरकार ने ये बोला कि भैया जो आप एडिशनल लोन दोगे, बैंक से बोला कि उसकी गारंटी हम लेते हैं, वो दे दो आप। ठीक है, जो पहले वाला है वो सब आप उनसे बात करो, लेकिन अभी का जो एडिशनल जो गारंटी है, जो एडिशनल क्रेडिट उनको चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें, वो गारंटी हम लेते हैं, आप उनको दीजिए MSME को, वही है ये स्कीम। तो और उसमें अभी आप देखिए
इस वाले बजट में भी बोला गया, पिछली बार 2022 तक के लिए थी स्कीम, अब ये 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसका जो टोटल आउटले है वो भी बढ़ा दिया गया है, 50,000 करोड़ से लेके अब ये कर दिया गया है 5 लाख करोड़ तक एक्सपेंड कर दिया गया है। और इसमें अगर आप देखें ECLGS में करीबन 130 लाख MSME को सपोर्ट किया गया था। तो MSME के लिए एक तो ये चीज है, और एक है रैंप प्रोग्राम। क्या पता यही पूछ लें कि भैया रैंप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो रैंप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये MSME से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना भैया जी भाई। रैंप प्रोग्राम का क्या मतलब है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। सिंपल याद रखिएगा, रैंप प्रोग्राम है 6,000 करोड़ रुपए का है, 5 साल के लिए है ये, ठीक है। और ये MSME के लिए है, ये लिखा हुआ है MSME के लिए, दोनों है ECLGS और रैंप प्रोग्राम, ठीक। कुछ कुछ नई नई चीजें हैं, शब्द हैं, ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, हालांकि ये आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे एक रैंप हो गया, ठीक है, प्लस एक देश स्टैक, ये क्या है, ये ई पोर्टल है। किस चीज के लिए कहो, यही पूछ ले कि भैया देश स्टैक ये जो ई पोर्टल है किस चीज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए है, ये ध्यान रखना। ये देश स्टैक है क्या चीज, ये है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, इसीलिए इसको बोला गया देश स्टैक। बस इतना आप याद रखिए, ई पोर्टल है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। एक नई स्कीम है PM डिवाइन, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट का। देखिए आगे वीडियो में सब चीजें बताई गई, मैंने यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए। PM डिवाइन का मतलब क्या हो गया भैया, PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसीलिए बोला गया इसको PM डिवाइन, ठीक है। और ये इसमें 1500 करोड़ रुपए अभी इनिशियली अलॉट कर दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू, ठीक। फिर PM ई विद्या जो है, इसमें एक क्लास एक टीवी चैनल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ठीक है। और ये इसलिए भी किया गया, कोविड में आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया था, क्योंकि प्राइवेट वाले तो फिर भी ऑनलाइन चल रहे थे, तो वो लोग एकदम शिक्षा से पीछे ना रह जाएँ, मतलब बैकवर्ड ना हो जाएँ, उसी के लिए सरकार यहाँ सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक ये PM ई विद्या 12 चैनल में आ रहा था, एक क्लास एक टीवी चैनल, अब ये बढ़ा के 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। कोविड के टाइम पे कई सारे लोग मेंटल हो गए थे, मतलब मेंटल नहीं, मेंटल कंडीशन, मतलब कई सारे मानसिक समस्याएं हो गई थी। माफ करिएगा, कोई ऐसी मतलब इंटेंशन नहीं है, कोई गलत, बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं गलती से मिस्टेक हुई जाता है। तो भैया क्या है, कोविड के टाइम पे बड़ा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, उसी के लिए कई सारे लोगों को मेंटली प्रॉब्लम हुई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कई सारे लोगों को हुई। और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब किसी एक पर्टिकुलर एज में, सारी एज के लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी स्टार्ट करा जाएगा, और प्लस ये 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे, और इसका नोडल सेंटर होगा निमहंस, जो कि बेंगलुरु में है। कुछ और चीजें, हर घर नल से जल, अभी 8.7 करोड़ है, इसमें 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ताकि 2022-23 में 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को और कवर किया जा सके। PM आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे, 80 लाख घर बनाए जाएंगे, रूरल और जो है अर्बन दोनों को मिला के। 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। PM डिवाइन में मैंने बताया आपको, इनिशियल एलोकेशन कितना है, 1500 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू। फिर एक और चीज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर विलेजेस है नॉर्दर्न बॉर्डर के, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा ये, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, और इसीलिए यहाँ पे 2022-23 में सरकार का लक्ष्य है कि जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, मतलब कि 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग में ला दिया जाएगा। तो अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, मान लीजिए बैंक वैंक नहीं है आसपास, पोस्ट ऑफिस तो होते ही, तो उससे भी बैंकिंग जो बेसिक चीजें हैं वो सब आप कर पाएंगे। वही 75 वाला फिर खेला चालू हो गया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। अच्छा बताइए कितने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इस समय इंडिया में? ये क्या कह रहे हैं, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाएंगे। ये 75 जरूर ध्यान रखना। फिर ये कई सारी कंपनियां जो है लॉस में चली जाती हैं, या फिर किसी को अगर वॉलंटरी बंद करनी है, तो भैया उसके लिए भी एक चीज लाई गई है, सी पेस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नया टर्म है, ये आ सकता है। इसका मतलब क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, कि अगर किसी को वॉलंटरी वाइंडिंग करनी है अपनी कंपनी, तो उसका टाइम पीरियड भी घटा के किया जाएगा 2 साल से 6 महीने, कि बेटा अगर तुमसे ना हो पा रहा है तो निकल लो, और बल्कि 2 साल ना लगाओ, तुम 6 महीना में ही निकलाओ। 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन 2022 में ही होंगे। ई पासपोर्ट आएंगे, चिप विप लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन चिप ही में रहेगी। लैंड मैनेजमेंट करने के लिए भी IT बेस्ड जो है सिस्टम तैयार किया जाएगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा, और IT बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मैनेजमेंट होगा लैंड रिकॉर्ड्स का। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि लैंड वैंड के विवाद बड़े रहते हैं, कई सारे जो फर्जी उर्जी लोग हैं बड़ा लैंड वैंड गरीबों से जो छीन लेते हैं, और ये वाली बड़े अच्छा कदम रहेगा अगर सही बात ये हो भी जाए, इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए ठीक से। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया जाएगा, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक। ये सरकार ने अभी तक गेमिंग पे कुछ बोला नहीं था, पहली बार कुछ बोलना है कि इसका टास्क फोर्स बनाया जाएगा, टास्क फोर्स। और इसमें एक और चीज़ है, SEZ जो एक्ट है वो बदला जाएगा। डिफेंस में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का अभी तक जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है 58% होता है, उसको बढ़ा के 68% कर देंगे, 10% बढ़ा देंगे। डोमेस्टिक मतलब इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। सनराइज इंडस्ट्री में R&D होगा। सनराइज मतलब वही कि जो एकदम इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, तभी उसको सनराइज बोला जा रहा है। देखिए क्लाइमेट के लिए सरकार ने, अगर आपने देखा होगा
लगातार जो है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट बढ़ाती जा रही है सरकार, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी डेवलप करती जा रही है। उसी के लिए एडिशनल एलोकेशन किया जा रहा है 19,500 करोड़ रुपए का। इसमें पीएलआई स्कीम के तहत इसमें क्या बनाया जाएगा, हाई इफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन के 4 पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बनाए जाएंगे, 4 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये एक और चीज़ है कि थर्मल पावर प्लांट में जैसे कोल डाला जाता था, अब उसके साथ कह रहे हैं कि 5 से 7% आप बायोमास भी पायलट उसमें डालो मिला के। इससे क्या होगा कि कोयले की खपत कम होगी और CO2 का इमिशन भी कम होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो सरकार का बहुत जोर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देख सकते हैं 2022-23 में 35.4% बढ़ाया जाएगा। ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि 2022-23 में बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, 35.4%। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, कितना हो गया, 7.5 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 2.9% ऑफ GDP है। एक और यहाँ पे टर्म बोला है सरकार ने, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 2022-23 में कितना होगा, 10.68 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक तो जो टोटल केंद्र सरकार वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और प्लस जो ग्रांट इन स्टेट देते हैं स्टेट को, ठीक है, कई सारे स्टेट को भी ग्रांट मिलते हैं, उससे भी तो कैपिटल होता है, तो उसको भी मिला दिया यहाँ पे। वो कितना है, 10.68 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 4.1% ऑफ GDP। गिफ्ट सिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सरकार सपोर्ट कर रही है और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये सब भी खोले जाएंगे वहाँ पे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाए जाएंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सोवरेन का मतलब हो गया सरकार की तरफ से होंगे ये, मतलब सरकार अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है तो कहाँ से पैसा लाएगी, तो ग्रीन बॉन्ड करेगी। सोवरेन मतलब सरकार, और वही पैसा लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और देखिए, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दिया जाएगा डेटा सेंटर को और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मतलब कि कई सारा फंडिंग मिल जाएगी इनको। फिर टोटल ट्रांसफर जो है स्टेट यूनियन टेरिटरी का 16.12 लाख करोड़ है 2022-23 में। अच्छा, एक चीज़ और है कि सरकार ने अभी मैंने आपको बताया था कि 6.4 टारगेट रखा है अगले साल के फिस्कल डेफिसिट का, मतलब कि 6.4% ऑफ GDP। तो मतलब सरकार जितना पैसा अभी आपने देखा था कि रिवेन्यू में जो कमा रही है, उतना सरकार, अभी मैंने आपको बताया था कि 22 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रिवेन्यू में आएगा टैक्स और नॉन टैक्स से। ठीक है, बाकी जो पैसा है, मान लीजिए बाकी पैसा बोरोइंग और ये सब जो है उधारी से आएगा। और जो डेफिसिट फाइनेंस है, मतलब कि जो हमारा डेफिसिट हो रहा है उसको कहाँ से मैक्सिमम पैसा कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया जाएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिया जाएगा मार्केट बोरोइंग से नंबर 1 पे, और दूसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। तो जो पैसा उधार ला रही है सरकार, सबसे ज़्यादा जो सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है डेफिसिट फाइनेंस का, वो है मार्केट बोरोइंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। फिर लास्ट में वही लिखा है 39.45 लाख करोड़ का बजट है 2022-23 वाला। रिसीट आएंगी कितनी, 22.04 लाख करोड़ रुपया। कैपिटल आएगा कितना, रिवेन्यू वाला मतलब रिसिप्ट कितना आएगा, ये 22.04 और कैपिटल आएगा 17.4 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर कितना होगा, 31.04 और कैपिटल होगा 7.5 जो है लाख करोड़ रुपया। 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट होगा 6.4%, रिवेन्यू डेफिसिट होगा 3.8%, 2022-23 का इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट होगा 2.6% और प्राइमरी डेफिसिट होगा 2.8%। ये सारे टर्म मैंने एक छोटू से वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। डेफिसिट का वीडियो है, वो सारी चीज़ें क्लियर बताई गई हैं। बाकी इस वीडियो में भी आगे समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा फालतू कुकू नहीं। ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट, ये कितना परसेंटेज ऑफ GDP है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 10.7%। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5.2%। डायरेक्ट टैक्स कितना है, 5.5% ऑफ GDP। 2022-23 का मतलब रह सकता है ये। ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का 96.98%। फिर ये कुछ मेजर स्कीम में अगर आप एलोकेशन देखें, देखिए सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस स्कीम को एलोकेट किया गया है, तो मनरेगा ही है। 73,000 करोड़ रुपए वहाँ पे किया गया, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। और प्लस मेजर और क्या है, नेशनल मिशन को बढ़ा के 37,800 करोड़ कर दिया है। जल जीवन मिशन को 60,000 करोड़ रुपए, नेशनल एजुकेशन मिशन को 39,553 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपए, PM किसान को 68,000 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 6,400 करोड़ रुपया, PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 10,000 करोड़ रुपए। और मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री वाइज भी एलोकेशन किया गया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एलोकेशन है वो किसको किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.25 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 5.25 लाख करोड़ के आसपास। डिफेंस में बहुत पैसा लगा रही है सरकार। फिर भैया पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, पैसा कहाँ से आता है वाले में मैक्सिमम जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया सबने गलत बताया है। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो बोरोइंग से आता है। नंबर 1 तो ठीक है, बोरोइंग और लाइबिलिटी। नंबर 2 पे GST भी ठीक है, लेकिन नंबर 3 पे क्योंकि एक फिगर बना था, दोनों में 15% लिखा था, लेकिन एक्चुअली में डॉक्यूमेंट पढ़ने होते हैं बजट के, अगर ये सब डेटा निकालना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में स्पेसिफिक भी पूछा सकता है कि भैया नंबर 3 कौन सा है, और या फिर टैक्सेस में भी पूछ सकते हैं कि नंबर टॉप 3 बताइए आप, जो है आप इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में करिए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा है, ये है 72,000 करोड़ रुपया और ये है 70,000 करोड़ रुपया। अभी हम आगे देखेंगे ये सब चीज़। फिर भैया पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स वाला जाएगा 17%, सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है 15% जाएगा, तो ये जाता है। PLI स्कीम बहुत फोकस किया है सरकार ने, 14 सेक्टर के लिए है। 60 लाख नई जॉब क्रिएट होंगी कह रही है सरकार 5 सालों में। नेक्स्ट 30 लाख करोड़ का प्रोडक्शन यहाँ पे अचीव किया जाएगा।
एक और चीज़ है क्रिप्टो जो थी वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसमें 30% टैक्स लगेगा। देखिए सरकार का कहना साफ साफ है कि योर लॉस इज योर लॉस और योर प्रॉफिट इज माई प्रॉफिट, मतलब तुम्हारा लॉस हुआ तो भैया तुम्हारा ही लॉस है और प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। 30% यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स लगेगा, 1% टीडीएस लगेगा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट से। तो ये पूरा बजट है। एक और चीज़ है सब्सिडी 2022-23 के हिसाब से सबसे ज़्यादा है फूड की, फिर है फर्टिलाइजर की और फिर है पेट्रोलियम की। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे फैक्ट ऑलमोस्ट बता दिए हैं, ये प्री के लिए यहाँ तक जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे मैंने फिगर लिए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये रिसिप्ट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले बजट पर एक नज़र। ये की नंबर है, इसको भी आप देख सकते हैं कहाँ से कितना आता है, क्या चीज़ है। देखो जो टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर है ये 39.44 लाख करोड़ रुपए, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया 39.45 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, ये सरकार ने बोला है 4.1% ऑफ जीडीपी। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी जोड़े दे रहे हैं जो केंद्र सरकार वाला, प्लस जो ग्रांट इन स्टेट को दिया है जो, ठीक है, ग्रांट इन एड जो स्टेट को दिया है वो भी जोड़े दे रहे हैं, वो मिला के इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी चीजें मैं इसमें बता चुका हूँ। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट सब रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये डेटा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में ही पूछते हैं। अभी मैंने आपको बताया टैक्स रिसिप्ट कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी होगा। देखो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट कितना है, 10.7% ऑफ जीडीपी, ठीक है। जो सकल कर राजस्व है ये कितना प्रतिशत है जीडीपी का, 10.7%। फिर अगर आप देखिए ये डायरेक्ट टैक्स है, ये वाला हरी डंडी वाला जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, 5.2% ऑफ जीडीपी। और ये जो डायरेक्ट टैक्स कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, 5.5% ऑफ जीडीपी है। भैया डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फिगर है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जीडीपी का डेटा है, ये देखो 2021-22 का ये एस्टिमेट पिछले बजट ने लगाया था और फाइनली इस समय ये पोजीशन है। ये इस बार हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं 2022-23 का। ये हिंदी है, ये इंग्लिश फालतू कुकू नहीं। फिस्कल डेफिसिट का एक अगर कॉन्सेप्चुअल टर्म में समझे लेमन की भाषा में, भैया यही है कि आपकी सैलरी मान लीजिए 1000 रुपये है और आपका खर्चा है जो है 1500 रुपये, तो ये 500 रुपये जो उधारी लाओगे यही फिस्कल डेफिसिट होता है। फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है रिवेन्यू रिसिप्ट से घटा दो तो रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है। मतलब फिस्कल डेफिसिट है क्या भैया, टोटल बोरोइंग है ये गवर्नमेंट की, ठीक है। अब रिवेन्यू डेफिसिट से वो वाला अगर आप ग्रांट्स हटा दें जो जिससे कि कैपिटल एसेट क्रिएट होते हैं तो वो हो जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया आपका, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को माइनस कर दो इंटरेस्ट में, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने बताया एक बोर्ड में, वो छोटू सा वीडियो है, इस वीडियो के पिन में मैं डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी यानी कि उधार और अन्य देयताएं। नंबर 2 पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। नंबर 3 पे है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स और नंबर 4 पे है इनकम टैक्स। कम से कम इतना जरूर एक बार माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक। पैसा जाता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, जब भैया इतना पैसा ले रहे हो उधारी तो भैया जाएगा भी तो इंटरेस्ट पे, तो ये 20% तो आपका इंटरेस्ट पे जाता है। ये मतलब बताया कि 1 रुपया में से कितना, अगर मान लीजिए 1 रुपये सर, मतलब ये कह रहे हैं कि 39.45 लाख जो करोड़ का बजट है उसको 1 रुपये मान लो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। तो वही परसेंटेज हो गया वो, तो 1 रुपये मान लिया आया तो उसमें से कितना कहाँ से आया उस हिसाब से है। तो वो सब है। सबसे ज़्यादा कहाँ गया आपका, इंटरेस्ट पेमेंट पे गया नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे जो स्टेट का शेयर है टैक्स और ड्यूटी का, नंबर 3 पे आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये 3 तो जरूर याद रखिएगा। जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि करीबन 8% जो है जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 8% डिफेंस में लगेगा। सब्सिडी में कितना लगेगा, 8% लगेगा, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पैसा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं, इसमें देख लेते हैं। फिर ये रेलवे बजट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक फिगर है यहाँ पे, ऑपरेटिंग रेशियो। ये दिख रहा है आपको 96.98। देखिए ये ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात ये? तो रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए 96.98 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कॉमन सेंस से कि ये जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उतना ज़्यादा फायदे में रेलवे रहेगी, उतना ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप 50 रुपये लगा के 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये का मतलब आपको कुल मिला के फ़ायदा हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है, 96.98 रुपये लगा के रेलवे 100 कमा रही है, तो फ़ायदा कितना हुआ फाइन, 3.02। ठीक है, अगर यही चीज़ समझ लीजिए 95 आ जाए तो 5% हो जाएगा। तो जितना कम रहेगा उतना फ़ायदे में रेलवे रहेगी। यही एक फिगर यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है, बाकी इतना नहीं है। बाकी ये देख सकते हैं एक बार कि रेलवे की आय क्या है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, रेलवे अर्निंग है, पैसेंजर की कितनी होती है, फ्रेट की कितनी होती है। फ्रेट की हमेशा ज़्यादा होती है, पैसेंजर की कमी होती है। पैसेंजर में एक्चुअली रेलवे लॉस में ही चलती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी जाएगी फिर लोग नहीं गुच्छा हो जाएंगे, तो ये भी समस्या है। फिर और भी देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंस। अब देखिए जो फिस्कल डेफिसिट वाला मैंने बताया था आपको, सिंपल बात वही होती है कि बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो बोरो करती कहाँ से है, सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंस कहाँ से होगा, मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है पैसा कहाँ से आएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट
एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग, यानी कि मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे। ये पीला वाला जो रेखा है दिख रही है, ये है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियाँ। इसमें सिर्फ डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है भैया, ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप देखें ये पूछ ले कहो कि भैया फिजिकल डेफिसिट तो है, चलो 2022-23 का कह रहे हो ठीक है 6.4% रह सकता है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा कहाँ से आएगा? पहला नंबर पे है बाजार उधार यानी कि मार्केट बोरोइंग, नंबर 2 पे है आपका सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग यानी कि अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियाँ। ये दो ही जरूर याद रखो, बाकी भी यहाँ से फिगर देखा जा सकता है, ज़्यादा लिबर करनी है तो वो भी देख लो। इसके बाद ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया पहले 29.5 लाख करोड़ रुपया का बजट है। मेजर चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई हैं, देख लो। पेंशन में देख लो कितना पैसा, 2 लाख करोड़ रुपए तो पेंशन ही चली जाएगी। सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है। एक ओवरऑल आइडिया लग सकता है, हालांकि सारे फिगर आप याद नहीं रख सकते, एक बार देख जरूर लीजिएगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेंस प्री दोनों के लिए, तो मेंस में भी थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए किस तरह से आता है, ताकि थोड़ा मान लीजिए कोई फिगर इगर कोट करने तो आप कर सकते हैं उसमें। शिक्षा में देखिए आप करीबन कितना पैसा जा रहा है, 1 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है, ठीक है। और डिफेंस में देखिए आप करीबन 3.85 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। तो इस तरह से है ये, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं, बाकी और भी आगे दी हुई हैं चीज़ें जो मैंने मार्क भी करी हुई हैं। ये कुछ मेजर स्कीम है जहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया है सरकार ने, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू उससे। देखो भैया राष्ट्रीय हेल्थ मिशन ये करोड़ में है, ज़्यादा फालतू लिबिल नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो इसमें आपकी पहले 34,947 करोड़ था, वो 37,800 करोड़ रुपए हो गया इस बार के लिए 2022-23 देखो बजट एस्टिमेट। जल जीवन मिशन वाला ये 60,000 करोड़ कर दिया है, 45,000 से बढ़ा के। नेशनल एजुकेशन मिशन कर दिया है 39,000 करोड़ रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ अगर देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 14,000 से बढ़ के 19,000 हो गया है करोड़। फिर ये पीएम किसान योजना में 67,500 से 68,000 कर दिया है। फिर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 6,400 करोड़ कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10,000 करोड़ कर दिया है। कुछ इसमें हिंदी की पिक भी आएंगी बीच में जो जरूरी है, सिर्फ नॉर्मल से। ये देखिए एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर इसी का इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, इन्फोग्राफिक दिया हुआ है साइड में। भैया पीएलआई स्कीम जो है सरकार जो है उस पर बड़ा फोकस कर रही है, और इसका फैक्ट मैंने लिख दिया था जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। वो क्या जरूरी है कि पीएलआई स्कीम जो है 14 सेक्टर में लाई जा रही है। 14वां सेक्टर कौन सा है, ये सब कुछ बताया है मैंने डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे पापा वीडियो में। 14 सेक्टर है ड्रोन वाला, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये 60 लाख नए रोजगार दे देगी और 30 लाख करोड़ का उत्पादन करेगी। ये है कुछ कोटेशन दिए सरकार ने, मतलब बढ़िया मार्केटिंग और ये सब बजट बढ़िया दिखाने के लिए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस तो सरकार ने बहुत किया है। ये पीएम गति शक्ति का आप देख सकते हैं, विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, अभी मैंने आपको बताया। हाईवे का नेटवर्क बढ़ाना है 25,000 किलोमीटर का, 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। और भी सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नई ट्रेनें कितनी आएंगी, वंदे भारत ट्रेनें आएंगी अगले 3 साल में 400 आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। वन स्टेशन वन उत्पाद, ये किसकी स्कीम है, रेलवे की, ऐसे भी पूछ सकते हैं। रोपवे क्या है, ये पर्वतमाला मतलब कि हिल से हिल कनेक्टिविटी के लिए ऊपर तार लगा लेते हैं। रोप मतलब वही, उसमें ऐसे उड़न खटोला टाइप बना के झूलते हैं, खेला करते हैं आपस में। भारतमाला का क्या मतलब है, रोड वाला हो गया। सागरमाला का क्या मतलब है, पोर्ट वाला हो गया। और पर्वतमाला का क्या मतलब है, रोप वाला हो गया। शिक्षा के लिए भी चीज़ें आप देख सकते हैं, बड़ा जो है सारी चीज़ें करने की कोशिश करी गई है। डिजिटल टीचर लाए जाएंगे और ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके लिए स्टार्टअप को यहाँ पे सपोर्ट करेगी सरकार। 1+1 टीवी को 12 चैनल से बढ़ा के 200 टीवी चैनल तक कर दिया जाएगा। वर्चुअल लैब लाए जाएंगे और प्लस कई सारी चीज़ें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश स्टैक पोर्टल। भैया ये अलग से किया गया है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, स्किल डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि बाद में हिंदी में भी है, फालतू लबर नहीं। ये देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बड़ा जो है इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इवन इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस बार मैंने आपको ये सब बताया था, पहले के करीबन 8 करोड़ हैं हर घर नल में, इस बार 3.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बता रखा है 60,000 करोड़ रुपया एलोकेट भी किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे, 80 लाख घर बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, 48,000 करोड़ रुपया, ठीक। ये एस्पिरेशनल जो ब्लॉक डेवलपमेंट है उसके तहत और ज़्यादा यहाँ पे पिछड़े ब्लॉक का यहाँ पे विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो उत्तरी सीमा पर गाँव हैं उनका विकास किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी डाकघर हैं इंडिया में 1.5 लाख हैं करीबन, उन सबको डिजिटल
कोर बैंकिंग में ला दिया जाएगा, ताकि अगर आपके आसपास बैंक नहीं भी हैं कई सारे गांव में, क्योंकि आज भी बैंकिंग नहीं पहुंच पाई, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए और भी चीज़ बताई गई है भैया। क्या क्या किया जाएगा कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनमें वो लोग क्या करेंगे, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए ये मेंस के पॉइंट हैं, ठीक है, मेंस के कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। जब आप इस बार आंसर लिखेंगे तो कई सारे ये लेटेस्ट वाले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, ये सारे अगर आप अपने आंसर में कीवर्ड्स या फिर कुछ कुछ पॉइंट डालेंगे, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि अच्छा आंसर लिखा गया है, लेटेस्ट अपडेटेड है ये सारी चीज़ों का समझ में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद निवेश के लिए, वित्त पोषण के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे कि जो राज्य हैं उनको GSDP के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे राज्यों को सपोर्ट किया जाए। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। उसी में और चीज़ें बताई गई। भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार कितना बढ़ गया है, 35.4%। समझ में आ रही है कि नहीं? ये सब अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप समरी बना के पॉइंट में कमेंट जरूर करिएगा, प्लस हो सके तो इसको मुझे भी भेज दीजिएगा कोई अच्छे राइटिंग में बना के, अगर पूरा समझ में आए तो। इकोनॉमिक सर्वे पापा वीडियो और बजट का पापा वीडियो, दोनों की। ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। 35.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब ये 7.5 लाख करोड़ रुपया इस बार होगा, ठीक है। RBI इस बार डिजिटल रुपया जारी करेगा। संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लाए जाएंगे, सोवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे, मतलब सरकार लाएगी इसको। और डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति, मतलब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। अब इनको फंडिंग मिलती रहेगी। वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी निवेश के लिए और भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें निवेश आए। सनराइज सेक्टर, सनराइज का मतलब होता है जो लेटेस्ट जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी और आगे उसमें से और डिटेल में लिखा हुआ। देखिए ये बजट को मैं इस तरह से इसलिए बनाता हूँ कि कोई भी अगर, देखिए पापा वीडियो का मतलब ही सिंपल यही है कि ये जो है बाप है सबका। अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन पढ़ने की भी बजट ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके पूरे पॉइंट आप जरूर एक बार नोट करके बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सारे लोग वीडियो जो बनाते हैं वो सिर्फ अपने जो है वीडियो चलाने के लिए बनाते हैं। हमारा सिंपल पर्पज़ ये है कि भैया हम सीरियस स्टूडेंट के लिए ही बनाते हैं, सीरियस छात्रों के लिए। तो सीरियस छात्रों को अगर कोई है जैसे IAS की तैयारी कर रहे हैं तो प्री मेंस दोनों देना होता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उसी से होता है। इवन इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। कुछ जो जरूरी फैक्ट हैं वो 2-3 बार आ जाते हैं, ताकि आपको जो है वो चीज़ें याद रहें। हालांकि रटी नहीं जा सकती हैं, लेकिन 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो समझ में आती हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें कम से कम पहचान सकते हैं। प्री में, मेंस में कुछ पॉइंट याद रह सकता है, या फिर इंटरव्यू में भी कुछ पॉइंट आपको याद रह सकता है। ये देखो PM डिवाइन, अभी बताया था आपको, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। ये ध्यान रखना, PM डिवाइन पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है ये, ठीक है। कैसे होगा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू करवाएगी सरकार। और इसमें अभी क्या किया गया है, आरंभिक आवंटन यानी कि इनिशियल अभी यहाँ पे लोकेशन कर दिया गया है 1500 करोड़ रुपया के लिए। उद्देश्य क्या है, नॉर्थ ईस्ट के युवा और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियाँ, और प्लस जितना भी डिफरेंस है डेवलपमेंट का वो वहाँ भी कर देना। नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट की जो है डेवलपमेंट बढ़ाना, कई सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट आए, ये सारी चीज़ें। MSME की वृद्धि को क्या है, MSME के लिए क्या क्या किया गया है। पहली बात तो इंटरलिंक कर दिया गया है उद्यम, ई-श्रम, NCS और ASEEM जो असीम पोर्टल था, इनको इंटरलिंक कर दिया गया है ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करी जा सके प्रोसेस को। 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त उधारी के लिए यहाँ पे CGTMSE में सुधार किया गया है। रैंप प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, रैंप किससे एसोसिएटेड है, MSME से एसोसिएटेड है। MSME को बोला जाता है कि बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के GDP कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो MSME पे सरकार ने बहुत फोकस किया है इस बार। इसीलिए MSME को आपने देखा कि इमरजेंसी जो क्रेडिट वाला में भी सरकार ने बोला कि भैया बैंकों से पैसा दे दो, चलो गारंटी हम ले रहे हैं, जो एडिशनल आप दोगे वो। इसके अलावा और भी यहाँ पे चीज़ें MSME को सपोर्ट करी गई हैं। MSME जो है कई सारे लोगों को रोजगार भी देती हैं, इसीलिए सरकार यहाँ पे फोकस कर रही है। रैंप प्रोग्राम लाया गया है, 5 सालों के दौरान 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में ये संक्रमण का मतलब है कि भैया ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन हो। कोयले का भी अगर आप देखें, कोयले का भी भंडार जो है घटता जा रहा है, ऊपर से जो है कोयले से पोल्यूशन भी बहुत होता है, उसी के लिए कई सारी चीज़ें करी गई हैं। यहाँ पे 19,500 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए, हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल के लिए, ठीक है। और इसमें सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए सर्कुलर का मतलब वही है कि भैया कम से कम वेस्टेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ हो सके,
ऐसी टाइप की इकोनॉमी है कि भैया मटेरियल यूज़ को कम करें, इस तरह से मटेरियल को डिज़ाइन किया जाए कि कम से कम रिसोर्स लगे वहाँ पे, और इवन वेस्ट का भी रीयूज़ कर लिया जाए, ठीक है। तभी तो सर्कुलर बोला जा रहा है कि भैया साइकिल बन जाए। इस वाली टाइप की इकोनॉमी में अगर आप देखें तो इसके प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं, डिज़ाइन चेंज किया जाता है भैया, ठीक है। प्लस जो बचपन से एक वो 3R वाला कॉन्सेप्ट सुनते आ रहे होंगे कि रीयूज़ जो है, रिसाइकिल, वो सब चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है इसमें भी। और इसी के लिए और भी यहाँ पे सरकार ने चीज़ें यहाँ पे करी कि भैया जो कोयला होता है उसके साथ 5 से 7% बायो मास के जो है पैलेट भी यहाँ पे जलाइए, ताकि फिर कोल कम लगेगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो CO2 सेविंग हो जाएगी करीबन 38 MMT, ठीक है। उसके अलावा कोल गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं लाई जाएंगी। मैंने ये सब एक पेज वाली जो समरी थी ऊपर खर्रा जो बनाया था आपके लिए, उसमें सब लिख दिया है। कर प्रस्ताव जो वैसे कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं मेजर छोटी छोटी बातें हैं। दिव्यांगों को जो है यहाँ पे राहत दी गई है। एक ये था, एक यहाँ पे भैया अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं कि पहले मान लीजिए आपने कुछ, आपकी इनकम हुई जो है 15 लाख, आपने बताया सरकार को 10 लाख, तो सरकार कह रही है कि भैया मौका दे रहे हैं आपको, और आप 2 साल तक अपने जो 5 लाख है इसका भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए NPA खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगों को राहत दी गई। इसमें सिंपल यही है कि भैया इंश्योरेंस पॉलिसी वाला है यहाँ पे, ठीक है। कि मान लीजिए कोई गार्जियन है, उसको पहले क्या होता था कि जब उनकी डेथ हो जाती थी तब मिलता था, अब कह रही सरकार की भैया 60 साल के बाद भी जो है पैसा दिया जा सकता है यहाँ पे, ये है। कोऑपरेटिव्स के लिए, यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारिता, इनके लिए अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट और सरचार्ज दोनों घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। मतलब ये कई सारे टैक्स इंसेंटिव सरकार दे रही है ताकि स्टार्टअप को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। उसमें जो टैक्स इंसेंटिव है वो पहले मार्च 2022 को खत्म होने लेते हैं, वो मार्च 2023 तक कर दिए गए हैं, तो 1 साल का यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यहाँ पे बेहतर प्रबंधन की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिपीटेटिव अपील ना हो। वर्चुअल पे 30% का टैक्स लगेगा, ये आपको बता ही दिया गया। अब सरचार्ज और ये जो होता है सेस, जो भी इनकम प्रॉफिट में होता है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह जो है अब ये नहीं अलाउ कर जाएगा। एग्रीकल्चर का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इन्फोग्राफिक, करीबन 163 लाख किसानों को 2.3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। और ये रसायन मुक्त यहाँ पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में दोनों तरफ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसान ड्रोन का यूज किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी कई सारे यूज देखेंगे हम लोग। बाकी केन बेतवा का मैंने बता दिया, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के सिंचाई के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना यहाँ पे बनाई गई है। और 2022-23 का कितना यहाँ पे एलोकेशन है केन बेतवा के लिए, 1400 करोड़, ध्यान रखिएगा। और टोटल प्रोजेक्ट कितने का है केन बेतवा का, 44,605 करोड़ रुपया, ठीक। डिजिटल रुपए लाएगी, कौन लाएगा ये पूछ सकते हैं इक्वेशन में, RBI लाएगी, ठीक है, ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। डिजिटल मतलब इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे प्रयास करे जा रहे हैं, ठीक। ये सब इन्फोग्राफिक दिया हुआ है। फिर ये जैसे उत्पादकता में सुधार और निवेश कैसे होगा, ये जो बजट के 4 पिलर थे ना, उसी में से है ये इसी को बोला जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 बोल रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सेंटर और स्टेट का जितना भी ये सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। लैंड रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये लाया जाएगा। ये यानी कि भू अभिलेखों के IT आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने के लिए C-PACE लाया जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यही सब पॉइंट है। देखिए AVCG यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग कॉमिक, इसके लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। 5G को यहाँ पे PLI योजना का समर्थन है। फिर यहाँ पे वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजीगत क्रय बजट होगा, यानी कि जो 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट होगा ये डिफेंस सेक्टर के लिए, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से किया जाएगा। पहले वो 58% था, 10% का हाइक है। फिर वही तीसरा पॉइंट चल रहा है जो बजट की 4 प्रायोरिटी में था, वो प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट वाला, ठीक है। तो वही इसमें जीवन की सुगमता यानी कि विश्वास आधारित जो है शासन, यानी कि ईज ऑफ लिविंग और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा भैया। पासपोर्ट यहाँ पे जारी किए जाएंगे, चिप लगे जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये भवन निर्माण जो नियम है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है। टाउन प्लानिंग स्कीम यहाँ पे इंप्लीमेंट करी जाएगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा यहाँ। अर्बन जितने भी प्लानिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब आजकल इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल का बड़ा जो है बोलबाला चल रहा है, तो उसके लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी यहाँ पे लाएंगे एक अल्टरनेटिव के तौर पर। ये फिर PLI का जो है ये एलोकेशन है कितना क्या, तो देख सकते हैं कि टेलीकॉम नेटवर्किंग के लिए है 528 करोड़ का। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक और IT हार्डवेयर के लिए 5300 करोड़ का है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के लिए 1629 करोड़ रुपए का है, ठीक है। फिर पर्वतमाला की बात करी गई थी, नेशनल रोपवे जो डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम था, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। इसमें 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।
कुल मिला के क्या है, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल जो रोड है, क्योंकि हिल वाले एरिया में नहीं इतनी जल्दी रोडें बनाई जा सकती हैं। कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जो कई सारे अर्बन एरिया है वहाँ पे कंजेशन थोड़ा सा कम होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इसमें खेला कूदा करते हैं कई सारे लोग। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल हैं ये कई सारे, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलाव तो किया ही जाएगा, प्लस कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, आईटी बेस्ड हो जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटाइज करी जा रही हैं यहाँ पे। इसमें देखिए क्या इसका मतलब है कि भैया ये जो कैपिटल गुड्स का और प्लस जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट होते हैं इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, तो इसको सब फेज आउट करके और फाइनली मॉडरेट टैरिफ लगाया जाएगा करीबन 7.5% का। वही यहाँ पे लिखा हुआ है चरणबद्ध तरीके से, मतलब फेज वाइज किया जाएगा यहाँ पे, और जितना भी ये जो कैपिटल गुड्स है उसमें कोई भी जो कन्वेंशनल रेट है उन सब के लिए यहाँ पे बात करी गई, 7.5% कर दिया जाए। सरकार कह रही है कि भैया इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है आप बढ़ाते रहिए, इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया भी था। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इस समय कितनी होती है और सरकार का क्या टारगेट है, क्वांटिफाइबल वाला बताइएगा जल्दी से कमेंट कर। तो वही से कह रही है सरकार कि भैया नहीं ब्लेंड करोगे तो उसमें अतिरिक्त लगा दिया जाएगा, 2 रुपए का वो अलग से लगा दिया जाएगा, वही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण है देश में उसको यहाँ पे ज्यादातर या सरकार की कोशिश है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ग्रेडेड स्ट्रक्चर देंगे, रेट स्ट्रक्चर, ताकि डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी फैसिलिटेट किया जाए यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये जितने भी जैसे ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ये टूल्स वूल्स बनते हैं उस पर जो भी एग्जाम्शन है उनको रैशनलाइज कर दिया जाएगा। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट को बढ़ाया जाएगा। झींगा बोलते हैं इसको, श्रिम्प को, इसको क्या बोलते हैं, श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए आवश्यक इनपुट के लिए शुल्क में कटौती की गई है यहाँ पे, ठीक है। सीमा शुल्क में छूट और टैरिफ के सरलीकरण की समीक्षा की गई, मतलब पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाह रही है सरकार, जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाह रही है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाह रही है, ये सारी चीज़ें। ये इन्फोग्राफिक से ही एक्चुअली पूरा बजट क्लियर हो जा रहा है कि पूरा सरकार ने मतलब इस बार ये सब चीज़ों में बड़ा मेहनत करी है यहाँ पर डिपार्टमेंट ने। और ये देखिए हेल्थ का, जैसे आपकी हेल्थ के क्या क्या मेजर पॉइंट है, क्या क्या भैया, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य सक्षम जो आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें सरकार ने बताई, ये 4 योजनाएं आपको बताई मैंने, इसमें देखिए किस तरह से सरकार ने एलोकेशन किया है ये 2022-23 में बजट का। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,000 करोड़ रुपया, पीएम पोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपया, वात्सल्य के लिए 1472 करोड़ रुपए, मिशन शक्ति के लिए 3184 करोड़ रुपए। ये रटना नहीं है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। ये देखो अमृतकाल बताया था कितने साल के लिए, 25 साल के लिए है, 75 से 100 वर्ष की अवधि के लिए। क्या क्या फोकस किया जाएगा, ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर पे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ऐसी साइकिल क्रिएट की जाएगी ताकि प्राइवेट वाला इन्वेस्टमेंट भी आए। 4 प्राथमिकताएं हैं, वही अभी मैंने बताई भी थी, गति शक्ति, समावेशी विकास, और आपका निवेश के लिए वित्त पोषण, और प्लस उत्पादकता में वृद्धि, वही प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज। फिर ये सरकार ने अपना ही ये सब चीज़ें बताई है, ये वाली हम लोग स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं, गोल क्या क्या है, ग्रोथ होत करना है। फिर ये वाला अगर आप देख सकते हैं, ये वाली स्लाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ये वाली चीज़ बताई बस कि भैया जब कोविड आया था तो उसकी वेव्स की वजह से जीडीपी में काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन रिकवरी भी हो गई थी। ये ट्रेंड एंड डेफिसिट के, ये भी हम लोग देख चुके हैं, आगे ठीक से देखेंगे उसको। ये भैया देखा हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि सीपीआई तो कंट्रोल में रहा, उर्जित पटेल की जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 4% होना चाहिए, ±2% का यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन तो वो मतलब सीपीआई कंट्रोल में नहीं, लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है डबल डिजिट में पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था वो भी मैंने बताया था, इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में देखिएगा ध्यान से, अगर आपने देखा होगा तो। ये वाले फिगर से दिखाना चाह रही है सरकार कि भैया जिस लॉकडाउन या फिर उसके बाद किस तरह से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते गए, ठीक है। ये वाला फिगर इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था मैंने कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इस समय वो इंडिया के कितने महीने के इंपोर्ट को कर सकते हैं, 13.2 है, ध्यान रखना। ये इसीलिए मैंने बताया कि इस वीडियो से पहले इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पीएम गति शक्ति को फिर से एक बार लिखा गया है, 7 इंजन है इसके, नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, ये नेशनल हाईवे के नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स के लिए काम किया जाएगा, मतलब ऐसा ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा जहां पे डेटा एक्सचेंज हो सके सारे मोड के ऑपरेटर्स के बीच में, प्लस 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। ये कम से कम मैं चौथी बार बता, तो ये गति शक्ति में ये सब चीजें बताने की कोशिश करी गई कि किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी। 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आएंगी, ठीक है। ये वाला एग्रीकल्चर का बाकायदा डायग्राम बनाया, केमिकल फ्री करेंगे गंगा रिवर के क्लोज में जो 5 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर होगा उसमें, और भी कई सारी चीजें करेंगे। किसान ड्रोन को यूज करेंगे जो है, ठीक। और प्लस केन बेतवा तो है ही, लेकिन 5 और प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ दिखाया है कि लगातार कम से कम निगेटिव जोन में नहीं गया। ये ध्यान रखिएगा, कोविड में अगर पूछा जाए ओवरऑल
तो सबसे लीस्ट इंपैक्टेड जो सेक्टर है वो कौन सा रहा है? एग्रीकल्चर। और मोस्ट इंपैक्टेड कौन सा रहा है? सर्विस। ठीक है। एक और चीज, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सर्विस है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है। ठीक। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन हो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का है, फिर सर्विस का है, फिर इंडस्ट्री का है। शिक्षा में क्या क्या करेंगे? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। 1+1 टीवी चैनल को 12 से लेके 200 टीवी में, जो 200 टीवी चैनल में प्रमोट कर देंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी, हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश स्टैक ई पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप प्रमोट किए जाएंगे ताकि ड्रोन शक्ति को फैसिलिटेट किया जा सके। ड्रोन एज ए सर्विस, ये भी अब चर्चा में आने वाला है। जैसे आजकल आपने सुना होगा एक होता है सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। कई सारी कंपनियां इसमें स्टार्टअप के तौर पे आई हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है। ये सब इन्फोग्राफिक में दिया हुआ है, ये अलग से भी दिया हुआ था। ऑल इंक्लूसिव जो है, वेलफेयर फोकस, ये वाले भी अभी हम देख चुके हैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। ठीक है। एमएसएमई को देखो, ये बढ़िया सा डायग्राम बना दिया है कि ये रिवैम्प कर देंगे सीजीटी एमएससी को। रैम्प प्रोग्राम हो गया, ईसीएलजीएस वाला जो इमरजेंसी वाला हो गया। ठीक है। कई सारे पोर्टल को इंटरलिंक कर दे रहे हैं, तो ये बड़ा जो है ये अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी गई है। प्रोडक्टिविटी देखिए, अब ये सारे कीवर्ड मिल रहे हैं आपको। मान लीजिए आपको इसमें ऐसे वैसे लिखना हो, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रायोरिटीज़ के बारे में लिखना हो। जीएस 3 वाले पेपर में संभावना है, उसमें भी आ सकते हैं। तो देखो, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या करे जा सकते हैं, तो भैया ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। ये कीवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर दो आप। लिविंग को जो है सरल बनाने के लिए उसको ये कर दो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो गया। परिवेश पोर्टल को एक्सपेंड कर दो, उसके स्कोप को। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी पेज, मतलब जल्दी कंपनी जो है कोई अगर वाइंड अप करना चाहे तो कर ले। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक। ये कह रहा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ से जो है पैसा किस तरह से क्या क्या किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के सरकार और प्रयास करती जा रही है लगातार। किस तरह से रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे, ये वो सब चीज़ बताई गई है। फाइनेंस जो है, ब्लेंडेड फाइनेंस सनराइज सेक्टर के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है। ग्रीन बॉन्ड लाएगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सर। ये स्टेट को किस तरह से जो है और ज़्यादा फिजिकल स्पेस दिया जाए, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन्फोग्राफिक वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो वाली पिक भी मैंने डाली, ये भी डाली है। उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है आप लोग को, तो ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए। रुपी कम्स फ्रॉम, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ों में सबने गलत बताया। जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया है सबने ये चीज़ गलत बताई है कि नंबर 1 पे तो ये है, ठीक है, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़। नंबर 2 पे जीएसटी है, लेकिन नंबर 3 पे ये दोनों नहीं है भैया जी, बहनी जी। थोड़ा सा और अंदर देखा करो। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा है, 72,000 करोड़ है। ये 4थे नंबर पे है इनकम टैक्स। ठीक। एक्साइज ड्यूटी 7% है। कस्टम जो बाहर से सामान आता है उनसे रिलेटेड 5% है सिर्फ। ठीक है। कहाँ जाता है पैसा सबसे ज़्यादा? जब उधारी ले रहे हो तो इंटरेस्ट ही तो चुकाते रह जाओगे। तो नंबर 1 यही है। नंबर 2 स्टेट शेयर। नंबर 3 सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मतलब ये है कि सेंटर की तरफ से है ये, मतलब सेंट्रली, ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब यहाँ पे सरकार जो है अपना सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है। डिफेंस में कितना पैसा जा रहा है? 8%। सब्सिडी में 8%। पेंशन में 4%। ठीक है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन है, सारे देखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूर याद रखिए कि ये 5.25 लाख करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है ये। ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। बाकी एक बार फिगर देखने को देख सकते हैं किस तरह से कहाँ पैसा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर में गया है ये करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास। एग्रीकल्चर में गया 1,32,000 करोड़ के आसपास। रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,38,000 के आसपास करोड़ के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 1,40,000 करोड़ के आसपास। इस तरह से है ये। रोड ट्रांसपोर्ट देखिए नंबर 2, ये करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है। और फिर ये जो ये कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,17,000 करोड़ के आसपास। ये हमने सारी जो इन्फोग्राफिक और वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब ये कुछ ये देख सकते हैं भैया, इसमें डेफिसिट की डेफिनेशन लिखी हुई है। बजट एट ग्लांस, इसमें सब ये सब फिगर ही कर दिया। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से। फिजिकल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो सरकार ने उधारी लेके किया वही सब यहाँ पे डेफिसिट है, राजस्व घाटा। बाकी इसका लेमन वाली भाषा में अगर आपको डेफिसिट समझना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था डेफिसिट्स। ठीक है। जो 10-11 मिनट का है उसको पूरा देख लीजिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी उसमें। ये सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं भैया। 2022-23 का बजट में देखो 35.4% का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। ये भैया कई बार आया, फैक्ट देख लीजिएगा एक बार। अब तक तो रट गया होगा ना कि इस बार का जो बजट है उसमें कह रहे हैं 35.4% यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। 2021-22 में जो बजट था उसमें एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल से ज़्यादा ही हुआ है, यही सब बताया गया है यहाँ। एक बार ये फिगर देख लीजिएगा भैया। फिजिकल डेफिसिट 2022 का जरूर, 22-23 का याद रखिएगा। 6.4 का टारगेट है, मैंने वैसे पेज वाले में सब इंक्लूड कर दिया था। रिवेन्यू डेफिसिट 3.8 है, और ये इफेक्टिव वाला 2.6 और प्राइमरी वाला 2.8।
ये 2021-22 का बजट में अनुमान लगाया गया था, ये फाइनली इस समय का स्टेटस है। ठीक है, तो इस समय का स्टेटस क्या है कि 2021-22 में 6.9% ऑफ जीडीपी हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट, राजस्व घाटा 4.7, इफेक्टिव वाला 3.7 और प्राथमिक वाला यानी प्राइमरी वाला 3.3। डेफिसिट फाइनेंस का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मार्केट बोरोइंग यानी कि बाजार उधारी। नंबर 2 पे सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। ध्यान रख, ये फिगर है कई सारे, ये ट्रेंड वेंड देखने के लिए आप देख सकते हैं इसमें। अब देखो दिखाता हूँ आपको जो रुपया कहाँ से आता है। देखो कॉर्पोरेट टैक्स कितना आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स 2022-23 का बजट देख लो। ये 72,000 करोड़ रुपए आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स आएगा 70,000 करोड़ रुपए। भैया 2,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होता है, उसको सबने वही मान लिया है। सरकार ने 15% लिखा तो उनका कुछ पॉइंट आ रहा होगा, तो लोगों ने जरूरत ही नहीं समझी कि थोड़ा और भी पीडीएफ चेक करी जाए। बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉप 3 टैक्स कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी नंबर 1 पे है, कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर 2, नंबर 3 पे है इनकम टैक्स। ठीक, ये बजट का जो ना फैक्ट निकालने के लिए मेहनत लगती है, सब लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस देखते हैं सरकार ने इन्फोग्राफिक दे दी, बस वही 2-3 पढ़ दो, बस हो गया बजट घंटा। कोई भी ऐरा गैरा आजकल बजट बनाने लगा, ये बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि उन पे ऐरे गैरे वीडियो पे मिलियंस पे व्यूज भी आ जाते हैं। इसमें इतनी मेहनत करी गई है, देखना इस पे आप देख लीजिएगा, 50,000 भी व्यू आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सीरियस छात्र पढ़ने वाले कम हैं, सब जो है लिबिल लिबिल करने वाले लोग हैं। ये कुछ कुछ एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब्सिडी वाला जरूर पॉइंट ध्यान रखना भैया कि सब्सिडी में सबसे ज्यादा फूड है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर पेट्रोलियम है। ठीक है 2 लाख करोड़ के आसपास फूड है, फिर फर्टिलाइजर है करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास, पेट्रोलियम की सिर्फ 5800 करोड़ रुपए बची। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था आपको, एजुकेशन 1,04,000 करोड़ के आसपास, हेल्थ का है 86,000 करोड़ के आसपास, इंटरेस्ट है 9.5 लाख करोड़ के आसपास। अब देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे वाला भी मैंने आपको बताया था। इस समय अगर जीडीपी का देखें कितना पैसा जो है खर्चा होता है एजुकेशन में, तो 3.1% ऑफ जीडीपी का खर्चा होता है एडुकेशन में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हेल्थ में कितना परसेंट खर्च होता है? 2.1%। ठीक है, और सोशल सेक्टर में कितना होगा ये पूछा जाएगा तो 8.6%। ये लेटेस्ट डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 का डेटा है ये टोटल ट्रांसफर टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितना है? 16.12 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, और इसमें 16.12 लाख करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा पैसा आया है डिवोल्यूशन वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद है स्कीम रिलेटेड और दूसरे ट्रांसफर, और फिर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट। ये एक टोटल पिक टाइप की बनी हुई है, ये बजट प्रोफाइल है 39.45 लाख करोड़ रुपए का। ठीक, उसमें कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप। सब्सिडी कितनी है? करीबन 3.56 लाख करोड़ की। थोड़ा इसको जूम करके भी देख सकते हैं चाहे तो, ये पूरा इसमें दिया हुआ है सब कुछ। देखिए टैक्स भी अगर आप देखें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है? 27.58 करोड़ रुपया। कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इनकम टैक्स है यहाँ पे। नहीं सॉरी, मतलब ये जो टैक्स है इसमें नंबर 1 पे तो जीएसटी रहेगा, नंबर 2 पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर नंबर 3 पे इनकम टैक्स है। मतलब इन दोनों में जो है ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स ही है। अब देखिए ये वाली चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई है, और ये पूछी जा सकती है। मेजर स्कीम मतलब सबसे ज्यादा एलोकेशन किसी गवर्नमेंट स्कीम को किया गया तो मनरेगा को किया गया, देख सकते हैं आप। 2022-23 में भी 73,000 करोड़ रुपए किया गया, और ये किसी भी स्कीम से ज्यादा सबसे ज्यादा है, ये हाईएस्ट एलोकेशन है ये। अब देखिए पिछली बार बजट अनुमान में भी मनरेगा को 73,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने 98,000 करोड़ रुपए किया है, मतलब कि ज्यादा किया है, मनरेगा में एलोकेशन बढ़ा दिया है। बाकी ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। जल जीवन में हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री आवास में 48,000, ग्राम सड़क योजना में 19,000, कृषि सिंचाई में 12,954 करोड़ रुपया। ठीक है, किसान सम्मान में 68,000 करोड़ रुपये। फूड सब्सिडी में देखो करीबन 1,45,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10,000 करोड़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ देखो इंडिया को 1,34,000 करोड़ रुपया है टोटल करीबन। ठीक है, अब ये फाइनली स्पीच के कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये स्पीच है सीतारमन जी की, ये सब मैं पहले ही बता चुका था कि भैया अमृतकाल क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट में डिस्कस हुआ है बजट, ये भी मैंने आपको बताया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी, और इसके मेजर चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्चुअली बजट की ये स्टार्टिंग होती है इस तरह से, ये ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों का है। ये जहाँ जहाँ मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है, अदरवाइज इंग्लिश का पार्ट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट ईयर है 9.2% होगी, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया था। अमृतकाल मतलब 75 से लेकर 100 साल तक 25 साल का पीरियड है, ध्यान रखना। बजट का सिंपल मतलब ये है भैया कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अगर आपको ग्रोथ करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब हो गया बड़े लेवल पे। ठीक है, तो इंडिया लेवल पे ग्रोथ करनी, छोटे छोटे जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल है वहां पे आप फोकस करिए, और उनको जो है इंक्लूसिव, उनको वेलफेयर फोकस करके उनको बढ़ाइए, ताकि अब मतलब बड़ा अगर पूरे देश का विकास करना है तो छोटे छोटे राज्यों को भी विकास करना पड़ेगा, उसके अंदर जितने भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट है उनको भी विकास करना पड़ेगा, उनके अंदर जो जो और भी तहसील वहसील है, तो जितनी छोटी छोटी जगह पे आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा पूरे देश के विकास के लिए। तो अमृतकाल के दौरान सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं भैया? वृहत अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था स्तर के
समावेशी कल्याण पर फोकस करना, मतलब बड़ी पिक्चर कर रही है तो छोटी छोटी जगह फोकस कर लो। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, ठीक है। फिनटेक प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा संबंधी बदलाव, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, ठीक है। निवेश जो है पब्लिक वाला तो सरकार तो खूब पैसा लगा रही है, लेकिन प्राइवेट भी लाना, ये सब वही सब बोल बच्चन वाली बातें हैं। 2014 से इन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी और उससे लोग बहुत खुश हो गए। बताइए आप कितने खुश हैं जल्दी से। कई सारे प्रोग्राम लाई सरकार, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, एक्सेस टू वाटर, सारी चीजें करी है इन्होंने। बजाओ ताली। और ये सभी के सामने भी हैं, ये सब बताया है। पीएलआई स्कीम देखो, 14 सेक्टर, 60 लाख नई जॉब अगले 5 साल में, एडिशनल प्रोडक्शन 30 लाख करोड़ का, ठीक है भैया। पीएलआई स्कीम के बारे में सब बता चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 2022 मार्च में लॉन्च करी गई थी ये भैया। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सब स्कीम है। 14 सेक्टर कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। 14वां वाला है ड्रोन, ये हिंदी में भी लिखा है। और ये बाकी 13 कौन कौन से हैं ये देखिए आप। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, ड्रग इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेलीकम्युनिकेशन, फूड प्रोडक्ट, वाइट गुड्स जैसे एसी और एलईडी, हाई एफिशिएंसी सोलर जो है फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, ऑटोमेटिक और ऑटो कंपोनेंट, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मैन मेड फैब्रिक सेगमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पेशलिटी स्टील। एक बार देख लीजिएगा, रट तो नहीं सकते हैं सारे। कई बार कहो यही पूछ लें कि पीएलआई में बताइए कौन सा है या कौन सा नहीं है। कई सारे पॉइंट बताया भैया। ये जो आपकी ये NABFID और ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है काम अपना करना चालू कर दिया है। एनपीओ वाली समस्या रहती थी। बैंकिंग सेक्टर में सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं। बैड लोन्स, एनपीए जो हो जाता था उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप लिए। 4 यहाँ पे हमारे प्राथमिकताएं हैं, ये हम 2-3 बार देख चुके हैं अब तक, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं स्किप करूंगा यहाँ पे। गति शक्ति क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखो मेंस के पॉइंट मिल रहे हैं। कीवर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 7 इंजन है इसमें, और इसको कैसे सपोर्ट कौन करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल रहेगा एनर्जी ट्रांसमिशन का, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर ये बल्क वाटर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और फाइनली इससे पावर्ड किससे किया जाएगा, क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास। ये इस तरह से थोड़ा डेफिनेशन टाइप के आप लिख सकते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पे काम किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे का भी जो है गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया जाएगा। हाईवे नेटवर्क मैंने बता ही दिया, 25,000 करोड़ से बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए से, ठीक है। सीमलेस मूवमेंट को करने के लिए यहाँ पे, और डेटा एक्सचेंज को और इजी बनाने के लिए ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यहाँ पे किया जाएगा, मतलब उसमें लाया जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, ताकि डेटा एक्सचेंज हो सके, इफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके गुड्स का डिफरेंट मोड्स के थ्रू, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टाइम को घटाया जा सके, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यहाँ पे असिस्ट किया जा सके, ठीक है, और इतना सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको इजी और सिंपल करा जा सके। 4 मल्टी मॉडल पार्क बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक्स वाले 2022-23 में। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये रेलवे वाले में देखो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहला इंडिया का पहला मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पे आया है, ये जोगी घोपा असम में 20 अक्टूबर 2020 को आया। और क्या क्या रेलवे में किया गया, 2000 किलोमीटर का नेटवर्क कवच में लाया जाएगा, अभी बता चुका हूँ कवच क्या है। 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल करे जाएंगे, डेवलप करे जाएंगे अगले 3 सालों। अर्बन इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये एग्रीकल्चर में देखें तो क्या क्या है भैया, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला जा रहा है। सरकार, भारत की जो सरकार है उन्होंने 2018 में ही मना लिया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 था, ठीक है। केमिकल फ्री जो नेचुरल फार्मिंग है ये गंगा से स्टार्ट होगी, 5 किलोमीटर वाइड जो कॉरिडोर है दोनों तरफ, उसमें पहले फोकस किया जाएगा। ऑयल सीड पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक जल्द एक पॉलिसी लाई जाएगी और एक स्कीम लाई जाएगी ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके ऑयल सीड का। फार्मर को डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज दी जाएंगी। जो किसान है, किसान ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा, किस किस चीज़ के लिए, क्रॉप असेसमेंट के लिए, ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए, स्प्रेइंग जो करते हैं इंसेक्टिसाइड की, उन सब के लिए भी यहाँ पे किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कृषि भूमि का आकलन और भू दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। पूछ सकते हैं किसान ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हैं। ये भी कह रहे हैं कि भैया राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिसमें कि प्राकृतिक और जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, ये सब चीज़ें सिखाई जा सकें, जरूरतें पूरी हो सकें, ताकि बाद में फंड दिया जाएगा ऐसे स्टार्टअप्स को
जो एग्रीकल्चर और जो है रूरल इंटरप्राइज में प्लस उनकी जो ये वैल्यू चेन जो फार्म प्रोड्यूस होता है उसको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने के लिए उनके रिलेवेंसी में काम करें, नहीं माफी चाहूंगा, मतलब उनसे रिलेवेंट हो, तो उसके लिए एक ब्लेंडेड कैपिटल का फंड यहाँ पे लाया जाएगा और नाबार्ड के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा, मतलब स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा कुल मिला के। केन बेत वाले मैंने बता ही दिया, उसके साथ 5 और यहाँ पे बताए गए हैं कि 5 और डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 5 रिवर लिंक की। इंडिया में वैसे कितनी है टोटल? 30 है इस समय इंटरलिंकिंग वाली जो परियोजनाएं हैं। और कौन कौन सी जो है काम चल रहा है? दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा और कृष्णा पेन्नार और पेनार कावेरी। जैसे ही इसमें जो है जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कंसेंसस होता है, तुरंत सेंटर यहाँ पे सपोर्ट देगी। फिर एमएसएमई स्कीम का देख सकते हैं, कई सारे जो पोर्टल उनको इंटरलिंक कर दिया जाएगा। ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम है, ठीक है, इसका मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव क्या है भैया। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी कोविड क्राइसिस के दौरान, और 100% गारंटी कवरेज देगी। किस चीज़ के लिए? एडिशनल वर्किंग जो कैपिटल है या एडिशनल लोन लेना पड़ रहा है उसके लिए सरकार गारंटी ले रही है। तो ये बढ़ा के कर दी गई है मार्च 2023 तक, पहले मार्च 2022 तक थी। रैम्प प्रोग्राम 6,000 करोड़ 5 साल के लिए है, एमएसएमई का है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्किल जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसको अलाइन किया जाएगा इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ, ताकि जो इंडस्ट्री में स्किल चाहिए वो लोगों को सिखाई जा सके। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जैसे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी अच्छे देश हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ये काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्बिंग वाला सेक्टर है, मतलब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं आप, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, तो भैया एम्प्लॉयमेंट अगर सब सारे लोगों को देना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। चाइना वाइना देखिए बहुत आगे निकल चुके हैं वहाँ पे लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों में स्किल बहुत है, एक्चुअली में जो इंडस्ट्री को चाहिए वही वो लोग सीखते हैं। इंडिया में क्या है, बीटेक कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप प्लांट के अंदर घुसते हो तो वहाँ पे आपको एक इनिशियल टाइम में ट्रेनिंग दी जाती है, फिर धीरे धीरे आप सीख पाते हैं। तो एक्चुअली में जो पढ़ाई आपने की वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है, उसी के लिए स्किल डेवलपमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी यही सब बातें कही गई हैं कि इंडस्ट्री को जो है जिस तरह से ज़रूरतें हैं। अब आपने देखा होगा आजकल भी जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग जो पढ़ते हैं एक्चुअली वो बाद में काम नहीं आता है। और आप चाहे इंजीनियर हो चाहे जो भी हो, ज़्यादातर चीज़ों में हमारी जो पढ़ाई है वो इस तरह से। आप बताइए आज लाइफ में कहाँ अल्फा बीटा पाइथागोरस थ्योरम कभी सुनी है आपने? क्या काम आ रही है बताओ? क्यों रटी थी हमने बचपन में? खैर फालतू की लिविल बहुत सुनने लगते हो, चलो यहाँ पे पढ़ाई करो चुपचाप। देश स्टैक एक स्किल डेवलपमेंट का पोर्टल है, ड्रोन शक्ति और ड्रोन एज ए सर्विस ये सब चीज़ें प्रमोट करी जाएंगी। एडुकेशन में क्या क्या किया जाएगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जिन बच्चों के अभी 2 साल जैसे वेस्ट हुए हैं उन्हीं के लिए यहाँ PM ई विद्या में 1 TV 1 क्लास चैनल, सॉरी 1 क्लास 1 TV चैनल को 12 से लेकर 200 में आ जाएगा। वोकेशनल के लिए 750 वर्चुअल लैब साइंस और मैथमेटिक्स की इस्टेब्लिश की जाएंगी। डिजिटल टीचर लाए जाएंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया जाएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी जाएगी। और डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है ये हब और स्पोक के मॉडल पे होगी, मतलब हब और स्पोक, ये ICT यहाँ पे होगी, जो ये मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्पोक बनेंगे। जो साइकिल का पहिया देखा है उसमें हब और स्पोक होते हैं कि नहीं? साइकिल देखी कभी कि नहीं? वही उसी मॉडल पे बेस है ये। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी यहाँ पे सब कुछ डिजिटल कर ही डालना है सबका, मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए। कई लोग मेंटल हो चुके हैं, उनके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लाया गया है। 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर भी बनाए जाएंगे। अगर आपका कोई हो दोस्त तो भैया उससे कह दो कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मजा आ गई हो कहते ना, अब तो तुम बेंगलुरु जाओगे, निमहंस तुम्हारा ध्यान रखेगी। खैर 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये निमहंस जो है नोडल सेंटर रहेगा बेंगलुरु में ही। ये भी पूछ सकते हैं कहो कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 किससे रिलेटेड स्कीम है? ये है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, ध्यान रखना ये चीज, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए है। हर घर नल से जल, अब ये करीबन 8.7 करोड़ है, 3.8 करोड़ और जोड़ दिए जाएंगे। 8.5 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। 80 लाख नए घर, PM आवास योजना में 48,000 करोड़ का एलोकेशन है। PM डिवाइन नई स्कीम है, अभी बताया मैंने आपको, 1500 करोड़ रुपए इनिशियली एलोकेट किया गया है यूथ और वुमेन को जो है सपोर्ट करने के लिए। कौन करेगा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा भैया नॉर्थ ईस्ट में। ओए एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसके थ्रू यहाँ मतलब उन पे फोकस किया जाएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी जाएगी यहाँ पे मोस्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। कई सारे इन्होंने जो है पहले भी 112 जैसे डिस्ट्रिक्ट आए थे एस्पिरेशनल ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट वाला स्कीम के तहत, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। तो इसमें कह रहे हैं 95% से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट थे
उसमें बड़ा प्रोग्रेस हो गई है, वहाँ के लोगों को मज़ा आ गई है, हेल्थ उनकी बढ़िया हो गई है, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बढ़ गया है। और 2022-23 में भी ये फोकस और रखा जाएगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे अभी भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं। बॉर्डर विलेजेस पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करा जाएगा, ठीक है, मतलब उनको डेवलप किया जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर, रोड कनेक्टिविटी, कुल मिला के डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे काम किए जाएंगे। बैंकिंग आपके आसपास नहीं है तब भी आप पोस्ट ऑफिस का जो है यूज़ कर पाएंगे, कोर बैंकिंग में ला दिया जाएगा, मजा आने वाली है। अब बाकी ये सब बता चुके हैं, डबल डबल बार कोई मतलब नहीं, मैं एक बार देखे ले रहा हूँ। जैसे ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को यहाँ पे एक्ट जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा ताकि स्टेट भी पार्टनर बन सकें डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज और सर्विस हब के। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ की मैंने बताया था क्या होता है। सनराइज का मतलब कोई रिलेटिवली नई फील्ड है लेकिन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यानी कि बिजनेस इस स्टेज में है, बिल्कुल नया नया है अभी, लेकिन बूम बहुत ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट बहुत होता है, कई सारे स्टार्टअप एकदम सब कूद जाते हैं, सब लिबिल लिबिल करने लगते हैं, सबको भैया बनना है बड़ा। फिर एक टर्म आया है इसमें पंचामृत, यानी कि 5 नेक्टर एलिमेंट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन। ये भी 26 सेशन हुआ था जो COP26 वाला, ठीक है, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। उसमें भी अपना जो है इंडिया ने ये किया था, 5 चीज़ें बताई इंडिया ने कि अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये 500 GB है ये, ठीक है, ये 450 पहले GB था, पहले जो है 450 GB बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फिर इसको 500 GB कर दिया था। 500 GB कह रहा हूँ मैं, 500 गीगावाट, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट वाला है ये, ठीक है। अच्छा इसका कोई जल्दी से ब्रेकेज बताए कितना किसमें क्या होगा, सोलर वाला कितना है जल्दी से बताइए कमेंट करके। पहला ये है कि भैया 500 गीगावाट 2030 तक ये नॉन फॉसिल यानी कि रिन्यूएबल वाले से कैपेसिटी डेवलप करेंगे। 50% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो रिन्यूएबल वाली हो जाएगी 2030 तक। हमने जो जितनी भी मतलब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 50% जो है तो ये रिन्यूएबल से हो जाएगी हमारी। कार्बन इमिशन को कम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 बिलियन टन से कम करेंगे अभी के लेवल से 2030 में। फिर इसमें और भी चीज़ है, कार्बन इंटेंसिटी का भी जो यहाँ पे लेवल है 2005 वाले लेवल से 2030 तक 45% हम कम करेंगे। नेट जीरो एमिशन का टारगेट है हमारा 2070 तक का, पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं, पता नहीं हम लोग बचेंगे भी कि नहीं, बाद वाले लोग खेलेंगे आपस में। ये मैंने जो बताया था आपको 5 से 7% जो है ये बायोमास के पैलेट भी अब ये पावर ये मतलब डाले जाएंगे थर्मल पावर प्लांट में। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं भैया, अब कोल का अमाउंट कम लगेगा, ठीक है, और CO2 भी यहाँ पे कम यहाँ पे इमिशन होंगे। ये भी है कि भैया थोड़ा सा इससे डिपेंडेंस कोल पे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बायोमास से होगी, ठीक है, जो पहले वेस्ट हो रहा था तो वेस्ट का भी यहाँ पे उपयोग हो गया। फार्मर्स के लिए भी जो है इनकम यहाँ पे जनरेट हो सकती है कि वेस्ट को बायोमास को यूज़ कर सकते हैं वो लोग, ठीक। और जो है ये जॉब क्रिएशन भी हो सकता है, मतलब कई सारे तरीके से यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये वाली चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या बताया कि टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो चलो 7.5 लाख करोड़ रुपए का होगा 2022-23 में, ठीक है, और वो कितना है 2.9% ऑफ GDP। लेकिन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात करी है सरकार ने, इसमें वो वाले भी जो ग्रांट दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जिससे कैपिटल क्रिएट होती है तो वो भी जोड़ दो तो ये कितना है 10.68 लाख करोड़ और वो 4.1% ऑफ GDP है। एक कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया UPI सिस्टम को नेपाल ने पहले अडॉप्ट किया कि भूटान ने, तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से नेपाल पहला कंट्री बना जिसने इंडिया का UPI सिस्टम अडॉप्ट किया है, ठीक है। और जून 2021 में भूटान ऐसा पहला कंट्री बना था इंडिया के नेबरहुड में जिसने मोबाइल बेस्ड जो पेमेंट होते हैं उनके लिए भीम ऐप को यूज किया था, प्लस जो अपना QR कोड वो लोग डिप्लॉय कर रहे थे उसके लिए UPI स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। UPI सिस्टम की बात होगी तो नेपाल का नाम आएगा अभी आने वाले एग्जामों में, ध्यान रखना। और अगर जो है QR डिप्लॉयमेंट के लिए UPI स्टैंडर्ड किसने किया उसके लिए भूटान है। ये चीज दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे 2022। कई जगह ब्लेंड फंड्स का भी यहाँ पे उपयोग हुआ है। ये ब्लेंडेड मतलब हो गया हाइब्रिड टाइप के फंड होते हैं, इसमें वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक दोनों का मिक्सचर होता है पोर्टफोलियो के, तो हाइब्रिड ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। फिर ये पार्ट 2 में आ गए हम लोग अब, ठीक है, कि भैया अगर कोई नहीं जमा कर पाया तो अपना अपडेटेड रिटर्न कर दे। कोऑपरेटिव का जो ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट है ये 15% कर दिया गया है। सरचार्ज भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो 7% कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स होंगे चाहे वो इक्विटी शेयर्स पे हो लिस्टेड वाले या फिर यूनिट पे, उनमें मैक्सिमम सरचार्ज अब 15% ही लगे। और ये कस्टम जो एग्जेम्पशन होते हैं इनका रिव्यू किया जा रहा है। पूरा जो ये टैरिफ लगता है इसको पूरा का पूरा प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई किया जा रहा है। 350 से ज़्यादा जो एग्जेम्पशन एंट्रीज हैं, ठीक है, इनको धीरे धीरे फेस आउट किया जा रहा है।
कुल मिला के पूरे स्ट्रक्चर को, कस्टम रेट को, टैरिफ स्ट्रक्चर को, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है सरकार। और देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को पूरा सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए भैया ऑब्जेक्टिव यही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जहां जहां पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है वहां वहां पे, मतलब वहां पे जो टैरिफ है वो बढ़ाया जा रहा है। भैया जब इंपोर्ट की जरूरत नहीं तो क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वहां कोई एग्जाम्पशन है तो वो हटाया जा रहा है। और जहां पे जो कैपिटल, कोई मशीनरी वशीनरी की जरूरत है वहां पे तो वहां पे यहाँ पे तो कुल मिला के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार। इसीलिए पूरी प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई करना चाह रही है एक्सपोर्ट को प्रमोशन के लिए। और प्लस जो है जैसे ये एमएसएमई में ये अम्ब्रेला पे ड्यूटी जो है ये 20% बढ़ा दी। जेम्स एंड ज्वेलरी में देखें तो ये जो पॉलिश डायमंड और कट डायमंड होता है प्लस जेम स्टोन, इसमें भी 5% ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। कुल मिला के यहाँ भी सिंप्लीफाई करना चाह रही है और एक फ्रेमवर्क बनाएगी इस साल के जून। ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि ब्लेंडिंग का टारगेट जो है ये मतलब एथेनॉल से ब्लेंडिंग होने के लिए सरकार कह रही है उसको बढ़ाते जाइए आप। इकोनॉमिक सर्वे मैंने सब बताया हुआ है। और जो अनब्लेंडेड फ्यूल होगा उसमें 2 रुपया पर लीटर लगेगा, अक्टूबर से लगेगा, अभी नहीं लगेगा, 1 अक्टूबर 2022 से लगेगा। इसी के साथ बजट हमारा खत्म होता है। जितना जरूरी था सारा मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। जो लोग पेड ग्रुप में उनको एक ऑडियो मैसेज भी दिया गया है, प्लस एक आध 2-3 पेज के अंदर जो है उनको जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो दे दी जाएंगी। फिर मैं कहूंगा लास्ट में, भैया इकोनॉमिक सर्वे वाला पापा वीडियो पहले देखना, फिर बजट का पापा वीडियो देखना। और डेफिसिट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो दिया गया है, पिन कमेंट में आप देख लीजिएगा उसको। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बहुत मेहनत करी गई है इसमें। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करना जो है, लुल्ल बन कर नहीं रहना है।